नमस्कार, हस्तक्षेप में आपका स्वागत है। मैं हूं अमलेंदु उपाध्याय। भारत के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने कल 20 जुलाई को देश में सरकार के दो सर्वोच्च कानूनी अधिकारियों अटॉर्नी जनरल और सॉलिसिटर जनरल को तलब दिया ताकि यह बताया जा सके कि शीर्ष अदालत मणिपुर में एक महिला को नग्न दिखवाने और यौन उत्पीड़न के दृश्यों से गहरी परेशान है। मुख्य न्यायाधीश ने अदालत की ओर से बोलते हुए केंद्र और मणिपुर सरकार को अल्टीमेटम दिया कि या तो अपराधियों को सजा दी जाए या न्यायपालिका को कार्रवाई करने दिया जाए। संसद के मानसून सत्र से पूर्व प्रधानमंत्री भी मणिपुर पर बोले। लंबे समय बाद प्रधानमंत्री मणिपुर का मां बोले हैं, लेकिन ऐसे गंभीर मसले पर भी प्रधानमंत्री राजनीति करने से बाज नहीं आए। प्रधानमंत्री के वक्तव्य सुप्रीम कोर्ट की फटकार के निहितार्थ की समीक्षा करने के लिए कल DVLAC पर एक परिचर्चा का आयोजन किया गया। परिचर्चा में भाग ले रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार शकील अख्तर, वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी, वरिष्ठ पत्रकार प्रेम कुमार, वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर दीपक राजपूत, वरिष्ठ पत्रकार अमलेंदु उपाध्याय NUN, वरिष्ठ पत्रकार प्रशांत टंडन, राजनीतिक विश्लेषक प्रोफेसर अखिल स्वामी और अवकाश प्राप्त IPS अफसर विजय शंकर सिंह। परिचर्चा का संचालन कर रहे हैं देशबंधु DVLAC के प्रधान संपादक राजीव रंजन श्रीवास्तव। आशा है आपको ये परिचर्चा पसंद आएगी, और अगर आपको ये परिचर्चा पसंद आए तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। और अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और फेसबुक पेज अगर आपने अभी तक हमारा फॉलो नहीं किया है तो फेसबुक पेज को फॉलो करें। तो आइए सुनते हैं इस परिचर्चा के प्रमुख अंश साभार। तो दोस्तों, मणिपुर पर बुरी तरह घिर चुके PM नरेंद्र मोदी के बचाव के लिए अब बीजेपी कुतर्कों पर उतर आई है। मणिपुर पर बीजेपी के कुतर्क इस संवेदनशील मसले पर राहत की जगह जख्मों को कुरेदने का काम कर रहे हैं। आप जानते हैं कि कल शाम सोशल मीडिया पर जब मणिपुर के 2 महिलाओं के साथ हुई अमानवीयता की तस्वीरें वायरल हुईं तो देश सन्न रह गया। उस भयावह वीडियो को अब सरकार ने प्रतिबंधित कर दिया है, लेकिन जिस किसी ने उसे देखा भीतर तक कांप गया कि कोई भी इतना क्रूर कैसे हो सकता है, इतनी हैवानियत कहां से आ सकती है। और इसका जवाब यही मिला कि यह सब नफरत की राजनीति की देन है। 3 महीने से जल रहे मणिपुर को अगर बीजेपी सरकार ने संभालने की कोशिश की होती तो शायद ऐसी अमानवीयता से बचा जा सकता था, लेकिन अब तो जो कुछ मणिपुर में हुआ या हो रहा है वो सबके सामने आ गया है। बीजेपी की संवेदनहीनता और PM मोदी की चुप्पी के खिलाफ अब सोशल मीडिया पर नाराजगी जतलाई जा रही है, और अभी से नहीं, पिछले 3 महीने से जतलाई जा रही है। जब ज्यादा बढ़ी और खासकर इस वीडियो के बाद से, तो फाइनली महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी से जब सवाल पूछे जाने लगे कि स्मृति ईरानी जी आप कब बोलेंगी, प्रधानमंत्री कब चुप्पी तोड़ेंगे, क्योंकि आप महिला, और खासकर आपसे इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि आप महिला एवं बाल विकास मंत्री हैं। खैर, फाइनली कल यानी बुधवार की देर रात को स्मृति ईरानी ने ट्वीट करते हुए कहा कि CM बीरेन्द्र सिंह से बात की है और दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन स्मृति ईरानी का यह ट्वीट असरदार साबित नहीं हुआ, यानी बेअसर साबित हुआ, क्योंकि यह मामला 4 मई का है। अब सवाल उठे कि इतने दिनों तक सरकार ने इस बारे में कुछ क्यों नहीं किया और क्यों इस घटना का पता नहीं चला सरकार को। सवाल मोदी जी की चुप्पी पर भी उठे। उनसे पूछा गया कि क्या उनका खून अब भी शांत रह सकता है। एक बार फिर बीजेपी कांग्रेस के दबाव में आई और मानसून सत्र के पहले मोदी जी ने मणिपुर पर अपना बयान दिया। इसे 140 करोड़ लोगों के लिए शर्म की बात बताई और भी बहुत कुछ कहा। लेकिन जब मणिपुर की बात कर रहे थे तो बात वो राजस्थान और छत्तीसगढ़ की भी करने लगे। मणिपुर की बात कर नहीं रहे थे, पहले उन्होंने बात की छत्तीसगढ़ और राजस्थान की, फिर आए मणिपुर पर। सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं मोदी जी आज संसद के। लोकतंत्र के मंदिर के पास खड़ा हूं तब मेरा हृदय पीड़ा से भरा हुआ है, क्रोध से भरा हुआ है। मणिपुर की जो घटना सामने आई है, किसी भी सभ्य समाज के लिए यह शर्मसार करने वाली घटना है। पाप करने वाले, गुनाह करने वाले कितने हैं, कौन है, वो अपनी जगह पे है, लेकिन बेइज्जती पूरे देश की हो रही है। 140 करोड़ देशवासियों को शर्मसार होना पड़ रहा है। मैं सभी मुख्यमंत्रियों से आग्रह करता हूं कि वे अपने राज्य में कानून व्यवस्थाओं को और मजबूत करें, खास करके हमारी माताओं बहनों की रक्षा के लिए
कठोर से कठोर कदम उठाएं। घटना चाहे राजस्थान की हो, घटना चाहे छत्तीसगढ़ की हो, घटना चाहे मणिपुर की हो, इस देश में, हिंदुस्तान के किसी भी कोने में, किसी भी की राज्य सरकार में राजनीतिक वाद विवाद से ऊपर उठ करके कानून व्यवस्था का महात्मा, नारी का सम्मान, और मैं देशवासियों को विश्वास दिलाना चाहता हूं, किसी भी गुनहगार को बख्शा नहीं जाएगा। कानून अपनी पूरी शक्ति से, पूरी सख्ती से एक के बाद एक कदम उठाएगा। मणिपुर की इन बेटियों के साथ जो हुआ, तो मोदी जी के इस बयान को सुनकर लग ही नहीं रहा है कि ये अपने देश की महिलाओं पर हुए अत्याचार से दुखी प्रधानमंत्री की वाणी है, बल्कि यहां भी चुनाव प्रचार की गंध आ रही है। आप जानते ही हैं कि जल्दी ही 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हैं और उसके बाद लोकसभा का चुनाव, और इससे पहले बेंगलुरु में विपक्षी दलों ने इंडिया यानी इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस का गठन कर लिया है, जिसके बाद से बीजेपी खुद को हारा हुआ महसूस कर रही है। इंडिया की घोषणा के बाद एनडीए को लेकर मोदी जी ने जो कुछ कहा वो हम जानते ही हैं और आप सब सुन चुके हैं। उन्होंने इसे न्यू इंडिया से जोड़ दिया, लेकिन वो मणिपुर पर तब भी चुप थे क्योंकि उन्हें लगा होगा कि विपक्ष के सवाल उनकी सत्ता नहीं हिला पाएंगे, मगर अब शायद वो अपनी कुर्सी हिलती हुई महसूस कर रहे हैं, इसीलिए उन्होंने किसी तरह अपनी प्रतिक्रिया दे दी। हालांकि संसद में चर्चा की नीयत बीजेपी अब भी नहीं दिखा रही है, बल्कि मोदी जी का बचाव करने के लिए रविशंकर प्रसाद ने तो यहां तक कह दिया कि नरेंद्र मोदी की सरकार देश की बहन बेटियों की इज्जत के बारे में बहुत ही गंभीर और संवेदनशील है। जरा सुन लीजिए। कांग्रेस पार्टी से और क्या अपेक्षा की जाए। विशेष रूप से हर सदन के पहले एक गुब्बारा छोड़ते हैं और फिर गायब हो जाते हैं, बहस से भाग जाते हैं। याद होगा पेगासस की बात लेके आ गए, सरकार की ओर से जवाब दिया गया, कहा सुप्रीम कोर्ट से इंक्वायरी होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट से इंक्वायरी हुई तो राहुल गांधी ने अपना ही मोबाइल नहीं दिया उस कमेटी को, याद है ना आपको। आज कांग्रेस के इन कुकृत्यों को रिकॉल करना जरूरी है। राहुल गांधी विदेश में इतना बोलते हैं कि मेरा फोन टैप होता है, और जब उसकी जांच का विषय आया तो उन्होंने अपने फोन को उस कमेटी को डिपॉजिट करना भी उचित नहीं समझा। इधर एक और पैटर्न हम देख रहे हैं, इस पर कभी विस्तार से चर्चा करेंगे आपसे, कि जब भी संसद का सत्र होता है तो एक नैरेटिव ये सोच लेते हैं और फिर चाहते हैं कि पूरा उसी पर बहस हो। हम किसी व्यावसायिक ग्रुप के समर्थन में हम नहीं हैं। अडानी पर कितना हंगामा किया गया, सरकार ने जवाब दिया। राहुल गांधी का जवाब मैंने खुद दिया था लोकसभा में। सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदे कमेटी बनाई हुई है, फिर भी हंगामा। और जब मालूम हुआ कि कांग्रेस पार्टी के राज में ही और मनमोहन सिंह के राज में अडानी जी ने व्यापार क्या क्या किया है, तो फिर बैकफुट पे चले गए। ये क्यों? कभी पेगासस, कभी अडानी, कभी कोई विदेश में कोई रिपोर्ट आई कोलिसिव तो उस पर, कभी किसी विदेशी टीवी चैनल ने कोई डॉक्यूमेंट्री बनाई तो उस पर। सदन को किसी न किसी रूप में डिरेल करना है, सदन को नहीं चलने देना है। और राफेल की बात तो आप जानते ही हैं, कितना हंगामा हुआ था, और उस समय ऐसे शर्मनाक नारे लगाए गए थे हमारे प्रधानमंत्री के बारे में, जनता ने जवाब दिया। तो आज हम बहुत पीड़ा से आपके से यह शेयर करने आए हैं कि जो पैटर्न कांग्रेस पार्टी ने विशेष रूप से बना रखा है, हर सदन के शुरू के पहले कोई चीज लेके आना, फिर बहस नहीं होने देना, फिर बहस से भागना, और फिर आरोप लगाना कि नरेंद्र मोदी सरकार बहस से भागती है। इस पैटर्न को देश के सामने बताना जरूरी है। तो चलिए रविशंकर प्रसाद जी से ही पूछा जाना चाहिए कि क्या ये जो अभी कांग्रेस लेकर के आई है, मान लिया वो कांग्रेस लेकर के आई है, लेकिन मणिपुर की घटना क्या कांग्रेस की देन है? मणिपुर की घटना जो वीडियो है वो क्या कांग्रेस बना करके शेयर कर रही है? मणिपुर में जो 2
समुदाय के बीच हो रहा है, जो कॉन्फ्लिक्ट है वो कांग्रेस के कारण हो रहा है। क्या अभी जो संसद का मानसून सत्र शुरू हुआ है और उससे पहले उस पैटर्न के तहत अगर देखा जाए, अगर रविशंकर प्रसाद जी सही कह रहे हैं तो वो क्या कांग्रेस की देन है? बहुत सारे सवाल हैं। खैर, चाहे मोदी जी हो या रविशंकर प्रसाद जी हो, ये जो कुछ भी कहें, मगर जो सच है वो सबके सामने है। आज सुप्रीम कोर्ट ने भी इस मुद्दे पर स्वतः संज्ञान लेते हुए मोदी सरकार को घेरा है और अगली सुनवाई के लिए अगले शुक्रवार की तारीख मुकर्रर की है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सीजेआई ने यानी डीवाई चंद्रचूड़ ने साफ साफ कहा है कि न्यायालय मणिपुर में महिलाओं के साथ यौन हिंसा के अपराध पर सामने आए वीडियो के दृश्यों से बहुत परेशान है। साफ कह रहे हैं, हमारा विचार है कि न्यायालय को अपराधियों को जवाबदेह ठहराने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों से अवगत कराया जाना चाहिए और ऐसी घटनाएं दोहराई नहीं जानी चाहिए। मीडिया में दिखाए गए दृश्य गंभीर संवैधानिक उल्लंघन को दर्शाते हैं। तनावपूर्ण माहौल में हिंसा करने के लिए महिलाओं को उपकरण के रूप में उपयोग करना पूरी तरह से अस्वीकार्य है। यह कह रहे हैं सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़, छोटी मोटी बात नहीं कह रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने दोस्तों स्वतः संज्ञान के बाद मोदी सरकार और खासकर पीएम मोदी की नींद उड़ा दी है और अब जाकर नींद खुली है मोदी जी की, और वो मणिपुर की चर्चा कर रहे हैं, मणिपुर पर बात कर रहे हैं। कहां? सदन के बाहर, सदन के अंदर नहीं। इधर कांग्रेस संसद में इस मुद्दे पर बहस चाहती है। आज सोनिया गांधी ने सीधे सीधे नरेंद्र मोदी से इस बारे में बात की और कहा कि आप बहस कराइए, लेकिन मोदी जी ने जवाब में क्या कहा सुन लेते हैं लोकसभा में विपक्ष के नेता अधीर रंजन चौधरी से। सुनिए। सदन जब शुरू होते हैं तब परंपरा के मुताबिक पीएम सारे विपक्ष लीडरों के साथ खैरियत पूछताछ करते हैं, नमस्कार प्रति नमस्कार होते हैं। हमारा परंपरा रिवाज है। वो रिवाज की चलते पीएम साहब जब सब सारे ऑपोजिशन लीडर से मिलने लगी तो बढ़ते बढ़ते मैडम को पास भी आ गई। मैडम पहले मौका मिलते ही मैडम पीएम साहब को ये कहे कि सदन के अंदर हम लोग मणिपुर की चर्चा चाहते हैं, आप मणिपुर की चर्चा कराइए। तो मुझे लगता था कि पीएम साहब को मतलब ये इस तरीके के सवाल और वो भी खुद मैडम करेगी इसका कोई अंदेशा नहीं था। तो थोड़ा हिचक गए हमारे पीएम साहब और कहने लगे ठीक है देखता हूं। तो मैडम ने थोड़ा मतलब जोर लगा कि ये कही कि नहीं ये चर्चा होना चाहिए सदन के अंदर। तो आज मतलब मान लीजिए कि सदन शुरू हुई, मैडम की अपनी तरफ से मांग रखकर मतलब सारे ऑपोजिशन की जो वो मांग मैडम खुद रखी और वो सीधे तौर पर पीएम मोदी साहब को पास ही रखी। हम लोग तो इधर उधर करके सीधे कभी स्पीकर होते जाते हैं और रूल होते जाते हैं। तो मैडम को ये लगे कि इधर उधर की बात ना करके सीधा तो इधर उधर की बात न करके मैडम यानी सोनिया गांधी ने सीधा सीधा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कहा कि हम चाहते हैं कि सदन के अंदर मणिपुर पर बात हो। इधर दूसरी तरफ जब मणिपुर की बात है, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब का नाम पहले याद आ गया। जरा वो दिखा भी देना चाहता हूं, क्योंकि लोकसभा में और लोकसभा के जो लीडर ऑफ अपोजिशन जो हैं वो अभी आप अधीर रंजन चौधरी को सुन रहे थे। इधर राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष लीडर ऑफ अपोजिशन मल्लिकार्जुन खड़गे और सभापति जगदीप धनखड़ साहब दोनों के बीच तीखी बहस हो गई। और बहस किस पर? मणिपुर पर। सुनिए जरा, ये भी सुन लेते हैं। I am raising my hand and I am not given chance to speak on 267 rules, and 267 I have already given earlier morning 9 o'clock. I sent my people before that only so that others can give. You should submit, because tomorrow you can say that you have not given the notice in time. So I have made my full efforts
to attract your attention and give notice. But unfortunately, I am not allowed to raise this 267. And you know the Manipur is burning. Honorable members, I expect the leader of the opposition I will be constant if the house is not in order. Sir, let the house be in order. House is not in order. It is insult to the house. Sir. The house stands adjourned to meet on Friday, 21st July 2023 at 11 a.m. तो इधर कह रहे हैं मल्लिकार्जुन खड़गे बहुत दुखी मन से मणिपुर जल रहा है। पीएम क्वाइट हैं, चुप हैं, शांत हैं और सभापति महोदय जी खड़े होते हैं मुस्कुराते हुए, शुक्रवार तक के लिए हाउस को एडजर्न कर देते हैं। मुस्कुराना क्यों, ये एक सवाल उठता है मणिपुर के मामले पर। मणिपुर अगर आज परेशान है, वहां की जनता परेशान है, तो आप क्या मुस्कुरा सकते हैं। खैर, मणिपुर का मामला देश को परेशान कर रहा है, न सिर्फ मणिपुर को। जो इस देश के संवेदनशील नागरिक हैं दोस्तों, उन्हें उस वीडियो को देखने के बाद कल रात नींद नहीं आई होगी, मगर मोदी सरकार इसमें भी सियासत देख रही है। उसे मणिपुर से ज्यादा छत्तीसगढ़ और राजस्थान की चिंता सता रही है। बीते 9 साल में इसी मोदी सरकार के कार्यकाल में देश ने न जाने कितने कठुआ, कितने हाथरस, कितने अखलाक और कितने पहलू खान को देखे हैं। ऐसी जैसी कितनी घटनाएं देख ली इस देश ने। देश में नफरत का जहर फैल चुका है। नजरें अब सिर्फ सुप्रीम कोर्ट को देख रही हैं और शायद वहां से इंसाफ मिले। यही बात यहां इस देश की जनता शायद सोच रही है, पूछ रही है। लेकिन सवाल पूछे जा रहे हैं और पूछे जाएंगे भी कि आखिर क्यों नहीं मोदी जी ने पहले मणिपुर का कुछ पर, इस मामले पर कुछ कहा। अब जब चुनाव में हार का डर सता रहा है, तब देश की बेटियां, माताएं और बहनें याद आ रही हैं, उनकी चिंता हो रही है। और सबसे बड़ा सवाल यह कि क्या देश की राष्ट्रपति इस पर कुछ बोलेंगी, क्या वो मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लगवाएंगी। बहुत सारे सवाल हैं, इन सवालों का जवाब खोजने की कोशिश करते हैं और चौतरफा जो घिर गई है, फजीहत हो रही है मोदी सरकार की, उसको समझेंगे। आइए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी, एक नहीं बल्कि 8 वरिष्ठ साथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उन सबसे आपका परिचय करवाता हूं, आगे बढ़ते हैं। बहुत कुछ है इस चर्चा में और जल्दी जल्दी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। इस वक्त 7 वरिष्ठ साथी हमारे साथ हैं। इधर स्टूडियो में है शकील अख्तर जी, आपका स्वागत करता हूं। प्रोफेसर अखिल स्वामी जी हैं हमारे साथ डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी हैं हमारे साथ, विजय शंकर सिंह जी हैं रिटायर्ड आईपीएस ऑफिसर, हमारे साथ प्रशांत टंडन जी हैं, हमारे साथ डॉक्टर दीपक पाचपुर जी हैं और अमलेंदु उपाध्याय जी हैं। आप सबका स्वागत इस्तकबाल इस कार्यक्रम में। स्वागत इस्तकबाल आप तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक आप सबका जो अब तक जुड़ चुके हैं, जो जुड़ने वाले हैं। बहुत ही गंभीर विषय, और अगर आप मणिपुर के हालात को देखेंगे, अगर वहां की तस्वीरें देखेंगे, तो ऐसे भी इसकी गंभीरता को आप समझ जाएंगे। सीधे आना चाहता हूं प्रोफेसर अखिल स्वामी जी, आपके पास क्या कहेंगे। कोई सवाल नहीं, जो कुछ था आपके सामने। राजीव जी, आपने कहा कि आपको अपेक्षा थी। देखिए, जिन्होंने अपने पत्नी का सम्मान नहीं किया, जिन्होंने अपनी बहन का सम्मान नहीं किया और जिनके कोई बेटी नहीं है, उनसे सम्मान की उम्मीद आप नहीं कर सकते। पूरे विश्व में भारत की जो गति बन रही है, भारत की जो छवि बन रही है, आज तक हिंदुस्तान की जो छवि थी पूरे विश्व में, वो इतनी खराब नहीं थी। आज तो हम सीरिया और अफगानिस्तान और पाकिस्तान की तुलना में आके खड़े हो गए हैं, बल्कि उनसे आगे बढ़ गए हैं। और ये महाशय ये कह रहे हैं कि ये घटना राजस्थान और एक घटना, अरे महाराज, ये जो रविशंकर प्रसाद कह रहे हैं कि संसद के पहले जो सत्र होता है उसके पहले ये घटनाएं उठाते हैं, वहां के मुख्यमंत्री कह रहे हैं इस तरह की 100 घटनाएं घटी हैं। और जो महिला सम्मान के साथ, और भारतवर्ष तो वो देश है जहां पे महिला सम्मान पे महाभारत भी है और रामायण पे हुई है।
और दोनों घटनाएं जो हुई हैं उसमें नारी सम्मान पे प्रश्न उठा था। राजीव जी, मैं तुलना कर रहा था कि रावण का हर साल हम लोग पुतला जलाते हैं, रावण की तुलना कर रहा था इन लोगों से जिन्होंने महिलाओं नारियों के साथ ये दुर्व्यवहार किया है। अरे रावण ने तो केवल एक नारी को अपहरण किया था, और महाभारत के अंदर जो दुर्योधन और दुशासन थे उन्होंने एक नारी के पल्लू से खेला था। यहां तो उससे 10 गुनी जाके आगे बड़ी घटना है, और ये निर्लज्ज लोग ये कह रहे हैं, और पूरे विश्व में जो हमारी छवि बिगड़ रही है, पूरे विश्व में हमारे धर्म की और हमारे देश की जो छवि बिगड़ रही है, जो ये ढोंगी और पाखंडी लोग हैं जो अपने को हिंदू और सनातनी कहते हैं। आप सोचिए, इस प्रकार से नारी का अगर अपमान खुलेआम इस तरह से भीड़ उसके साथ करेगी, और इतना अविश्वास पैदा हो जाएगा दो संप्रदाय और समुदायों के बीच में कि वहां पे वो आपस में नहीं रह पाएंगे और एक दूसरे की महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार करेंगे, तो इस देश की स्थिति क्या होगी। देखिए, रावण ने मैया सीता को हाथ नहीं लगाया था। यहां तो जिस प्रकार के दुर्व्यवहार हो रहे हैं, औरतों के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है, फिर उनका रेप हो रहा है, फिर उनको मारा जा रहा है, और वहां का मुख्यमंत्री, बेशरम मुख्यमंत्री, ये कह रहा है कि इस तरह की तो 100 घटनाएं हुई हैं, ये कौन सी अकेली घटना है। और उसके बाद इन लोगों को नींद आ रही है, इस शर्म से जी रहे हैं और राज कर रहे हैं। लाल बहादुर शास्त्री ने एक रेल के एक्सीडेंट पे रिजाइन किया था, और आज मैं ये नहीं मान करता हूं कि चीफ मिनिस्टर मणिपुर रिजाइन करें। प्रधानमंत्री को और गृह मंत्री को रिजाइन करना चाहिए, और जो स्वतः संज्ञान लिया है सुप्रीम कोर्ट को, इन्हें सुप्रीम कोर्ट में तलब किया जाना चाहिए, और इनको खड़ा करके ये कहना चाहिए कि बताइए, जिस प्रकार की ये नारियों के साथ असम्मान हो रहा है और देश के अंदर गृह युद्ध की स्थिति बन रही है, और पूरे विश्व में हमारे सनातन धर्म की और हमारे देश की जो छवि बिगड़ रही है, जितनी आज तक कभी देश की छवि नहीं बिगड़ी थी, क्योंकि भगवान, और मुझे सच में राजीव जी आज शिकायत मोदी जी से ज्यादा भगवान कृष्ण से है। भगवान कृष्ण, अगर सनातन धर्म में सनातनी हूं, शुद्ध सनातनी हूं, लेकिन मुझे सनातन धर्म पे भी आज शक हो रहा है। मैं भगवान कृष्ण से पूछना चाहता हूं, अगर मेरे सामने आए, मैं उनसे पूछूंगा कि भगवान, आपने वादा किया था, अरे किस कलयुग की इंतजार कर रहे हैं आप, किस अवनति की इंतजार कर रहे हैं। इससे ज्यादा भी अवनति होगी जहां पे महिलाओं को निर्वस्त्र करके उनके साथ दुर्व्यवहार हो, उनका रेप हो और उनका मर्डर हो, और इस प्रकार की घटनाएं लगातार उस प्रदेश के अंदर हो। भगवान कृष्ण, या तो आपने झूठ बोला था, या आपको यह प्रकट होना चाहिए था। और मैं ये कामना करता हूं कि चंद्रचूड़ साहब और सुप्रीम कोर्ट की आत्मा, भगवान कृष्ण की आत्मा उनके अंदर प्रवेश करे, और भगवान कृष्ण उनको आदेश दें कि इन दोषियों को ही नहीं, ये जो गृह मंत्री और मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री जो देश के संरक्षक हैं, जिनकी तरफ हम आशा की निगाह से देखते हैं, इनको भी दंडित करें, और 5 दिन तक वहां सुप्रीम कोर्ट में खड़ा रखें कि खड़े रहो, 6ठे दिन जाकर जितने भी दोषी हैं धर्म और जाति से ऊपर उठकर इनको न्याय दो, और हमारी बेटियों को, हमारे देश की नारियों को और महिलाओं को सम्मान दो। जी बिल्कुल बिल्कुल, महिलाओं का सम्मान, नारियों बेटियों का सम्मान होना चाहिए। लेकिन यहां मणिपुर जल रहा है। एक तरफ इधर मल्लिकार्जुन खड़गे सदन के अंदर कह रहे हैं कि मणिपुर जल रहा है, और दूसरी तरफ सरकार जो है वो कहती है संसद कल शुक्रवार तक के लिए एडजर्न्ड। खैर, प्रेम कुमार जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रेम कुमार जी, आपका स्वागत करता हूं। वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथी प्रेम कुमार जी, आपके पास आना चाहता हूं। मणिपुर के मसले पर जो कुछ सुबह से हो रहा है उसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। सुबह ही नहीं बल्कि ये तो पिछले 75 दिन अमृतकाल का इंतजार था। शायद देश की सरकार को अमृतकाल का वक्त पूरा हो गया, 75 नहीं जबकि 79 दिन हो गए, और 3 मई से इसकी शुरुआत हुई। 4 मई की एक घटना है, उस घटना का वीडियो कल शाम तक आता है, और उसके बाद अब सरकार कह रही है कि ये कांग्रेसी जो हैं वो जैसे ही संसद का कोई सत्र शुरू होता है, ये कुछ न कुछ ऐसा शिगुफा छोड़ देते हैं और संसद की कार्यवाही चलने में बाधक हो जाती है, और ऐसे शिगुफे के कारण, और उसके बाद से सरकार काम नहीं कर पाती है। क्या कहेंगे आप? धन्यवाद राजीव जी। देखिए, हमें रविशंकर प्रसाद जी का जवाब देने के बजाय प्रधानमंत्री जी के जवाब पर ही बात करना ज्यादा बेहतर लगता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जब मणिपुर पर पहली बार मुंह खोला, तो मेरी पहली प्रतिक्रिया, तब मैं स्क्रीन पर ही था नेशनल चैनल पर, और
मेरी पहली प्रतिक्रिया यही थी कि प्रधानमंत्री जी ने इस पूरे मामले को कानून व्यवस्था का मामला बताकर सामान्यीकरण कर दिया है। देश के मुख्यमंत्रियों को ये निर्देश देते हुए कि अपने अपने प्रदेश में मजबूत कीजिए कानून व्यवस्था को, ऐसा निर्देश देकर उन्होंने मणिपुर की घटना को बहुत सामान्य बना दिया। ये मेरी पहली प्रतिक्रिया थी। और दूसरी बात इसमें यह थी कि प्रधानमंत्री जी ने इस बयान को देते हुए कहीं ना कहीं इस मणिपुर में जो कुछ हुआ उसमें अपनी सरकार के बारे में चुप्पी साध ली, गृह मंत्रालय के बारे में चुप्पी साध ली। ये घटना देखिए वायरल वीडियो के कारण सामने आ गई तो आपको बोलना पड़ गया। क्या वायरल वीडियो नहीं आया था तब तो आप नहीं बोल रहे थे? या सारी घटनाओं की वायरल वीडियो आपको चाहिए तब आप बयान देंगे? प्रश्न यह है कि जब 4 मई को घटना घटी, पुलिस के सामने घटी, पुलिस के छीन करके भीड़ दोनों महिलाओं को ले गई थी और उस विजुअल में गौर कीजिएगा, उसके पीछे आगजनी की घटनाएं दिख रही हैं, आग लगता हुआ विजुअल उसमें दिख रहा है। तो आग भी लग रहा है, महिलाओं को पुलिस के पास से खींच करके नग्न परेड और जो कुछ भी निकृष्टतम कार्य हुआ है उसको मैं बयान नहीं करूंगा, लेकिन जो कुछ सामने आया उसकी खबर पुलिस को थी, ये बात तो तय है, खुफिया एजेंसियों को भी थी, ये भी तय है, और मुख्यमंत्री को भी थी, क्योंकि ये बात पता नहीं चले, ये हो ही नहीं सकता कि इतनी बड़ी घटना सरेआम पूरे सबके सामने में नग्न परेड महिलाओं का, ये मुख्यमंत्री को भी पता थी। अब जब वहां अनुच्छेद 355 लगा हुआ है तो कानून व्यवस्था सीधे गृह मंत्रालय के पास, यानी अमित शाह जी को भी पता है, ये हमें मानकर चलना होगा, क्योंकि उसके बाद वो गए थे वहां, उन्होंने मुआयना किया, मीटिंग ली, तो ऐसा नहीं है कि इस घटना के बारे में उनको पता नहीं चला होगा। तो सारी बातें पता चलने के बावजूद इतनी लंबी खामोशी आप ओढ़कर मुख्यमंत्री को तुरंत बर्खास्त किया जाए और अब जाकर के प्रतिक्रिया दे रहे हैं। गृह मंत्री को बर्खास्त करना चाहिए, जिनको सब पता था और अब भी चुप हैं, और प्रधानमंत्री को तो बहुत पहले इस्तीफा दे देना चाहिए। यह सरकार रहने लायक नहीं है। इस ये घटना बस नमूना है, सैंपलिंग हुई है, क्योंकि मणिपुर में 2.5 महीने से हर दिन जुल्म की जो दास्तां लिखी जा रही है, वो दास्तां न तो बयां हो सकती है और कानून व्यवस्था की जो धज्जियां उड़ी है उसका भी कोई हम लेखा जोखा नहीं रख सकते। लेकिन इस पूरी घटना में जो बात सबसे महत्वपूर्ण है वो ये है कि मणिपुर में जो कुछ भी हुआ है उस पर वो कानून व्यवस्था से बढ़ करके मामला है, और ये डबल इंजन की सरकार के कोलैप्स होने का मामला है, जिस पर प्रधानमंत्री जी ने एक शब्द नहीं कहा है। ये सिर्फ कानून व्यवस्था का मसला है ही नहीं, ये डबल इंजन की सरकार के कोलैप्स होने का मसला है, और जातीय हिंसा, धार्मिक हिंसा, हिंदू मुसलमान, अल्पसंख्यक बहुसंख्यक, जो नफरत का केरोसिन हिंदुस्तान में नरेंद्र मोदी जी आपने छींट रखा है, उस पर आप खामोश रहे, वो कारण है इस घटना का। ये कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं है कि पुलिस रहती तो संभाल लेती, पुलिस से चूक हो गई तो लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम हो गया। ये पुलिस के सामने, पुलिस से खींच करके, घसीट करके दोनों महिलाएं लाई गई हैं और उनके साथ जो कुछ हुआ है वो सामने है। ये बहुत बड़े फलक पर इसको देखने की जरूरत है। प्रधानमंत्री जी ने मुंह खोला जरूर है, लेकिन वास्तव में मुंह खोलते ही वो घिर गए हैं ऐसे अनेक सवालों से जिसका जवाब वो कभी दे ही नहीं सकते। और मैं जब इस बात को बयां कर रहा था, तत्काल प्रतिक्रिया दे रहा था राजीव जी, उसी समय बड़ी बड़ी ब्रेकिंग आ गई सीजेआई की, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की, कि उन्होंने सॉलिसिटर जनरल को तलब किया, उन्होंने अटॉर्नी जनरल को तलब किया, उन्होंने राज्य सरकार को तलब किया, उन्होंने केंद्र सरकार को नोटिस दिए। ये सारी चीजें आई और उससे भी इस बात की ही पुष्टि हुई कि ये कानून व्यवस्था का मामला भर नहीं है, ये राज्य और केंद्र सरकार के कोलैप्स होने का मामला है।
अन्यथा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दोनों सरकारों को नोटिस नहीं देती। ये बहुत बड़ा मामला है, हम इसी नजरिए से इसको देखते हैं और इस पर रविशंकर प्रसाद जैसे जो लिपापोती वाले बयान है उसका तो जवाब देने की जरूरत नहीं। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आना चाहता हूं डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी आपके पास। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मणिपुर की बात कर रहे हैं और साथ में छत्तीसगढ़ राजस्थान की बात भी कर रहे हैं, मध्य प्रदेश में आप हैं वहां भी चुनाव है, सियासत चारों तरफ, और सियासी चश्मे से ही अगर आप देश चलाएंगे, अगर आपको नफा नुकसान जो भी है वो अगर सियासत के हिसाब से ही देखेंगे, देश में कहां फायदा होगा अगला कदम बढ़ाने से, वैसे ही आप सोचेंगे, तो फिर क्या मणिपुर जैसे तो कई राज्य हैं सामने, कई राज्यों में ऐसी घटनाएं हो सकती हैं या होती रही हैं। कठुआ और तमाम हाथरस सबकी बात यहां रख चुका हूं पहले। कैसे देखा जाए डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी? राजीव जी, जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने लगभग 2.5 महीने बाद प्रतिक्रिया व्यक्त की, मुझे लगता है कि अभी भी उनकी नीयत इस मामले से लोगों का ध्यान बटाने की है, तभी तो वे छत्तीसगढ़ और राजस्थान की बात कर रहे हैं। आज कोई संदर्भ नहीं था कि वे छत्तीसगढ़ या राजस्थान की बात करते। उन्हें लगता है कि पूरा देश उनके एजेंडे पे चले और ये बातें करने लगे कि छत्तीसगढ़ में क्या हो रहा है या राजस्थान में क्या हो रहा है। ये प्रधानमंत्री मोदी की नीयत यहां साफ दिखती है। दूसरी बात यह कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का जो डंडा, जो फटकार पड़ी है सरकार पर, सरकार इससे भी शर्मिंदा है या डरी हुई है ये कहना चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ देखिए, महिला खिलाड़ियों वाले मामले में जो दोषी सांसद है उसकी तरफ से उसे जमानत मिल गई कोर्ट में। और क्यों मिली? क्योंकि पुलिस ने अपना काम नहीं किया। पुलिस के वकील ने कोई प्रतिरोध नहीं किया कोर्ट में। तो जाहिर है सरकार क्या चाहती है। और मजेदार ट्वीट या शर्मनाक ट्वीट तो मुझे स्मृति ईरानी जी का लगा, जो महिला बाल कल्याण मंत्री हैं, जिनका एकमात्र काम राहुल गांधी को ट्रोल करना है। वो कहती कि मेरी बात हुई है मणिपुर के मुख्यमंत्री से और दोषियों को सजा मिलेगी। अरे भाई, दोषी तो मणिपुर के मुख्यमंत्री हैं, उन्हें सजा दीजिए। दोषी तो 7 राज्यों के सुपर पीएम जो बने हुए हिमंता बिश्व शर्मा, जिनसे पूछे बिना 7 राज्यों में पत्ता नहीं खड़कता, वो दोषी हैं। और दोषी तो गृह मंत्री अमित शाह भी हैं जो चुप रहे। दोषी तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री भी हैं, क्या उनका कोई कसूर नहीं है? लेकिन ये सारी बातें कह के मामले को बहुत सामान्यीकरण करना चाहते हैं। उन महिलाओं के साथ उनके भाई और पति भी थे जिन्हें मार दिया गया, उसी घटना के ठीक पहले, उसके बाद उन महिलाओं से दरिंदगी हुई। इतिहास में ऐसी विभत्स घटना, और ये सामान्य घटना लगती हमारे नेताओं को। संसद में इस पर बात नहीं करना चाहते। वो तो सोनिया गांधी जी ने आज प्रधानमंत्री से सीधे कहा कि इस मुद्दे पे चर्चा कीजिए, और प्रधानमंत्री टालते हुए चले गए और बस कुछ सेकंड, शायद आधा मिनट या 32-33 सेकंड उन्होंने दिए, बाकी अपने ही ढपली, अपना ही राग चलाते रहे। और कौन बोलते हैं? और रविशंकर प्रसाद। भाई, रविशंकर प्रसाद कौन है? भारत सरकार के गृह मंत्री हैं, भारत के प्रधानमंत्री हैं, भारत सरकार के अधिकृत प्रवक्ता है। बयानबाजी करने के लिए वो आ गए हैं ताकि ये ध्यान हटाया जा सके कि विपक्ष क्या कह रहा है। दूसरी बात है कि मणिपुर की घटना में भारत की जो वैश्विक बेइज्जती हुई है, और हमें जितना अमानवीय सरकार, अमानवीय देश करार दिया जाने लगा है, उसमें देश के 140 करोड़ लोगों की कोई गलती नहीं है। कुछ हजार लोगों की गलती और सरकार की लापरवाही का जिम्मा 140 करोड़ लोगों के माथे पर फूट रहा है। यहां भी हमारी सरकार चुप बैठी है। भाई, सरकार का मुझे, और जिस तरह से प्रधानमंत्री जी ने टिप्पणी व्यक्त की है कि मेरा हृदय बड़ा द्रवित है, मैं दुखी हूं, ऐसी टिप्पणी तो उन्होंने प्रज्ञा भारती के वक्त भी कही थी कि मैं मन से, हृदय से उन्हें माफ नहीं करूंगा। लेकिन प्रज्ञा भारती को टिकट मिला, प्रज्ञा सिंह ठाकुर को टिकट मिला, जो भी कभी कहा जाता है। तो क्या ऐसी ही भावना माननीय प्रधानमंत्री रखते हैं अभी भी? क्या अभी भी मणिपुर के मुख्यमंत्री पर ऐसे ही कार्रवाई होगी? क्या दोषी पुलिस अधिकारियों पर वैसी ही कार्रवाई होगी जैसे प्रज्ञा ठाकुर पर हुई है?
इस मामले में पूरी दुनिया में जो भद पीटी उसकी तरफ भी सरकार का ध्यान नहीं गया। मूल बात यह कि भर या ना पीटे, अगर इस देश में एक महिला के साथ भी ज्यादती होती है, एक महिला के साथ भी, तो ये हमारी मानवता के लिए शर्मसार कर देने वाली घटना है, हमारी सरकारों के लिए शर्म से डूब मरने वाली घटना है। और हमारे नेता कहते हैं और ट्वीट करते हैं कि फला जगह तो 100 महिलाओं के साथ ऐसी घटना हुई या कई के साथ हो चुका है। अरे ये कहते हुए जरा लाज नहीं आई, जरा शर्म नहीं आई उन्हें कि वो क्या कर रहे हैं? वे जिम्मेदार पदों पर बैठे हैं, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास वाली बात करते थे, और आप क्या कर रहे हैं आप? और आप देश के ही दो वर्गों के बीच मतभेद कर रहे हैं, जहां सैकड़ों धार्मिक स्थल जला दिए गए, कई लोगों के घर जले, हजारों लोग बेघर हैं, हजारों लोगों को खाने को नहीं मिल रहा है, वहां पे इंटरनेट प्रतिबंधित कर दिया गया। और आप कह रहे हो कि राज्य सरकारों का काम है कि वे ठीक से काम करें, इसके बारे में उन्हें आगाह कर दिया गया है। दिल्ली में जो हो रहा है, दिल्ली में तो आपके एलजी की चलती है, तो एलजी किस तरह गंभीरता से काम करते हैं ये पूरा देश जानता है। और महिला पहलवानों के साथ जो कुछ हुआ, उनके आंदोलन के बाद भी सरकार के कान पर कितनी जू रहेंगी सबको पता है। तो मुझे लगता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस पूरे मामले में लोगों का ध्यान मणिपुर से हटाकर दूसरे राज्यों पर ले जाना चाहते हैं, दूसरी जगहों पर, दूसरे मुद्दों पर ले जाना चाहते हैं। वो नहीं होना चाहिए और सरकार पर दबाव डालना चाहिए कि वो अपना काम करे। और जो प्रधानमंत्री को इसमें बयानबाजी की जरूरत थी ही नहीं, प्रधानमंत्री को एक्शन लेना था, प्रधानमंत्री हैं, उन्हें बयान मंत्री थोड़ी है, उन्हें बयान देना है। तो मैं बहुत शर्मसार हूं कि इस देश में ऐसी घटनाएं हो रही है, और इसलिए और ज्यादा शर्मसार हूं कि हमारी सरकारें इस पर मौन है। वे जिम्मेदार मौन है जिनका काम है ऐसे मामलों पर सख्ती बरतना और ये व्यवस्था करना कि भविष्य में कहीं भी, देश में कहीं भी, किसी भी राज्य में ऐसी वारदात दोबारा ना हो। राजीव जी। जी, बिल्कुल बिल्कुल। इधर हमारे साथ जुड़े हुए हैं शकील अख्तर जी। शकील अख्तर जी, आपके पास आना चाहता हूं। आप पार्लियामेंट में थे जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पार्लियामेंट में अपनी बात रख रहे थे, तब भी वहां आप मौजूद थे। आपसे समझना चाहता हूं कि कांग्रेस की क्या प्रतिक्रिया है इस पे, और क्या कुछ आगे, क्या संसद की कार्यवाही जो है वो ऐसे ही होगी प्रोसीडिंग? अब हम अगले 11 अगस्त तक जो कार्यवाही चलनी है, संसद चलना है अभी, ऐसे ही चलते हुए हम देखेंगे? देखिए राजीव जी, सबसे पहले तो हम एक बात कहना चाहेंगे कि हम मणिपुर के मुख्यमंत्री की बर्खास्तगी या इस्तीफे की मांग से कतई सहमत नहीं हैं। जो मणिपुर के मुख्यमंत्री हैं वो पीएम मटेरियल हैं। उन्होंने कहा कि सैकड़ों ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं, इस घटना को जस्टिफाई करने के लिए उन्होंने सैकड़ों घटनाएं बता दी, तो वो मुख्यमंत्री काहे के लिए हैं? उन घटनाओं पर उन्होंने कोई नियंत्रण नहीं किया, जिन्होंने किया है उनको कोई सजा नहीं दी, और वो बड़ी शान से बता रहे कि सैकड़ों घटनाएं हुई, इस घटना से क्या फर्क पड़ता? उनमें बहुत संभावना है। हमने पहले भी कहा था कि मणिपुर गुजरात पार्ट 2 है। जो प्रयोग गुजरात में किया था, अब उसी प्रयोग को आगे बढ़ाया जा रहा है। आप देखिए कि गुजरात में भी इसी तरह दूसरे लोगों पे आरोप लगाए गए थे, और यहाँ पे भी कांग्रेस की बात कर रहे हैं कि कांग्रेस ने ये किया, कांग्रेस ने वो किया। अरे भाई, कांग्रेस की तो 1 महीने पहले फैक्ट फाइंडिंग टीम जो है वो मणिपुर गई थी, और उसने वहाँ से आके कहा था कि वहाँ पे गृह युद्ध हो रहा है। ये शब्द थे कांग्रेस की टीम के। वहाँ पे लीबिया जैसा हाल है, सूडान जैसा हाल है। और उसके बाद पूरा विपक्ष मणिपुर का 2 हफ्ते तक पूरा दिल्ली में पड़ा रहा प्रधानमंत्री से मिलने के लिए जी, लेकिन प्रधानमंत्री नहीं मिले और फ्रांस उड़ गए। आखिरी तक उस विपक्षी जो नेता आए हुए थे, उस समय 15 के करीब थे, वो ये कहते रहे कि नहीं कल मिल लेंगे, परसों मिल लेंगे, हमें उम्मीद है। उनसे पूछा कि आपको इतनी उम्मीद क्यों है? कह रहे जब वाजपेयी जी के टाइम में ऐसा हुआ था, वाजपेयी जी हमसे मिले थे, 2 बार मिले थे, तो हम सोचते हैं कि मोदी जी भी मिलेंगे। तो ये जो कांग्रेस की बात कर रहे हैं, तो कांग्रेस का नेता राहुल गांधी तो मणिपुर हो आया, लोगों से मिल आया। लेकिन सवाल सबसे बड़ा ये है कि प्रधानमंत्री मोदी जो हैं वो न तो गए, न उस पर बोले, और
जो आज वो बोले हैं, तो क्या बोला उन्होंने? सावन, लोकतंत्र का मंदिर, पवित्र, इन 3 शब्दों को बार बार उच्चारित करते रहे। और उसके बाद जब वो मणिपुर पे आए तो क्या बोले? राजस्थान और छत्तीसगढ़, इन दोनों को साथ में ले आए। मणिपुर की घटना के लिए वो कहते हैं कि 140 करोड़ लोगों का सर शर्म से झुक गया, समाज का सर झुक गया, देश का झुक गया। लेकिन ये नहीं बोले कि सरकार का झुक गया। गलती सरकार की है। आप सरकार में क्यों बैठे हुए हैं? आप कहते हैं कि आज ये वीडियो क्यों आया? अरे 4 मई की घटना थी, वो लोग गिरफ्तार क्यों नहीं हुए? अब आज गिरफ्तार कर रहे हैं। राजीव जी, शब्द नहीं है इन सब बातों को कहने के लिए, लेकिन हम लोगों का काम ऐसा है कि बोलना पड़ता है। 4 मई की घटना के बाद आज 2.5 महीने हो गए हैं। 2.5 महीने तक गिरफ्तार नहीं है। उन दोनों लड़कियों में से शायद एक तो रही नहीं है, उसके उनके परिवार वाले नहीं रहे। और जो मतलब जो हुआ है, आप उस पर कह रहे हैं कि वीडियो कैसे आया? सवाल यह कि वीडियो इतने तक दबा क्यों रहा? और वीडियो दबा रहने, वीडियो का सवाल ही पैदा नहीं हुआ। जब पुलिस में FIR लॉन्च हो गई तो कोई कह सकता है कि यह बात मुख्यमंत्री को पता नहीं होगी? और डबल इंजन की सरकार, तो दूसरे इंजन को पता नहीं होगी? प्रधानमंत्री को? प्रधानमंत्री ने आज बोला संसद में कि जब मैं आ रहा था तो मुझे मालूम पड़ा। आश्चर्यजनक। ऐसा ही तब बोला था जब पुलवामा की घटना हुई थी, हमारे 40 वीर जवान शहीद हो गए थे, कि मैं तो शूटिंग में था, मुझे तो मालूम नहीं। अगर प्रधानमंत्री अनअवेयर रहता है तो फिर क्या मतलब हुआ? मुख्यमंत्री अनअवेयर रहता है तो क्या मतलब हुआ? ये हो ही नहीं सकता। देखिए, ये जो है एक बहुत बड़े प्रयोग का हिस्सा है और बहुत दुखद बात है ये कि देश को ये कहां ले जाएंगे। जो नफरत भी इन्होंने बोई है, जो विभाजनकारी माहौल इन्होंने बनाया है, जो हिंसा और असहिष्णुता की राजनीति ये कर रहे हैं। बिल्किस बानो का क्या कांड हुआ, सबको मालूम है। उनको जमानत दे दी, तिलक फूल माला से स्वागत किया गया उनका। अभी ब्रजभूषण का हमारे सारे साथियों ने बोला, ब्रजभूषण दबंगी से सब लोगों को चैलेंज करता रहा और अभी कोर्ट से उसने बेल ले ली। और महिला पहलवानों को मारा गया, पीटा गया, सड़कों पे खींचा गया और उनके खिलाफ ही FIR लॉन्च हो गई। कठुआ आपने बोला, हाथरस में राहुल गांधी को गिरा दिया, गिरहबान पकड़ लिया। प्रियंका गांधी के साथ बदतमीजी हुई। प्रियंका ने अपने कार्यकर्ताओं को बचाने के लिए हाथों पर लाठियां झेली। सोनभद्र में गई थी, दलित आदिवासियों का हत्याकांड हुआ था जी। लखीमपुर खीरी। मतलब देखिए, 9 साल के अंदर वो सिर्फ और सिर्फ एक राजनीति कर रहे हैं कि किस तरह से लोगों को बांटा जाए। और आज हम ये बात कह रहे हैं कि देखिए, कोई भी ये समझता हो कि वो बच जाएगा, कोई नहीं बचेगा। निशाना इन्होंने मुसलमानों को बनाया था, सबसे पहले उनके खिलाफ नफरत फैलाई। और किसने? खुद प्रधानमंत्री के शब्द थे ये तो, कब्रिस्तान, शमशान। प्रधानमंत्री और कपड़ों से पहचान लिए जाते हैं। आज न्यूयॉर्क टाइम्स का भी अखबार आने वाले होंगे वहां के, लेकिन न्यूयॉर्क टाइम्स का आ गया है। बिल्कुल, न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा, जरा स्क्रीन पे ले आइए। न्यूयॉर्क टाइम्स अमेरिका लिख रहा है जो आप कह रहे हैं। जी 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 बिल्कुल। तो न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा, पूरी दुनिया में इस घटना को लेकर हिंदुस्तान, क्या शब्द हम बोल नहीं सकते, हम लोगों की उसमें वो है नहीं। ये शब्द वही भक्त लोग बोलते रहते हैं। शर्मिंदगी का एहसास हो रहा है। और आप क्या सोचते हैं कि अमेरिका के भारत स्थित राजदूत ने जो ये कहा था, ये न्यूयॉर्क टाइम्स लिख रहा है, वीडियो ऑफ सेक्सुअल असॉल्ट गोज वायरल इन इंडिया, रिन्यूइंग अटेंशन ऑफ एथनिक कॉन्फ्लिक्ट, लिखा हुआ है। तो ये पढ़ लीजिए। ये जो कांग्रेस की आप बात कर रहे हैं रविशंकर जी, आप तो ये बता दीजिए कि आप लेड टू द फर्स्ट पब्लिक कमेंट फ्रॉम प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। देख रहे हैं? तो ये रविशंकर जी ये जो बात कर रहे हैं, रविशंकर जी को थोड़ी शर्म आ जाना चाहिए। उन्हें मंत्रिमंडल से निकाला जा चुका है, उनके पास इस टाइम कोई असाइनमेंट नहीं है। अपने आप को दोबारा लाइमलाइट में लाने के लिए अभी इन्होंने ही कहा था, हमें जो याद है कि यूक्रेन में प्रधानमंत्री ने युद्ध रुकवा दिया था, श्रीमान रविशंकर प्रसाद जी थे। और एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर को शर्म आई थी और उसने इसका खंडन किया था कि नहीं ऐसा नहीं हुआ था। तो पूरी दुनिया के अंदर ये जो हो रहा है वो इसलिए हो रहा है कि सबको मालूम है कि वहां क्या हुआ। हमारे प्रधानमंत्री को नहीं मालूम, हमारे मुख्यमंत्री को नहीं मालूम। यूरोपियन संसद ने कैसे प्रस्ताव पास कर दिया, उसके बाद सारी जानकारी थी।
अमेरिका के पास पूरी जानकारी है। अमेरिका ने इतनी बड़ी बात कह दी कि हम मदद करें। सबको ये बात मालूम है कि भारत सरकार इस विभाजनकारी राजनीति को रोकने के लिए तैयार नहीं है, और हम फिर कह रहे हैं कि हर आदमी ये समझ जाए कि कोई नहीं बचेगा। हम मतलब ये सारी बातें एक हमारे हिंदुस्तान के समाज में जो सबसे उच्च वर्ग माना जाता है, जाति व्यवस्था में माना जाता है, बताना पड़ेगा, इसलिए बता रहे हैं कि देखिए ये महिला, ये तो आदिवासी महिला इसलिए आप कह रहे हैं, बिल्किस बानो मुसलमान थी, महिला पहलवान एक खास वर्ग की थी, उस पर आक्रमण किया गया कि तुम इस जाति विशेष की हो, हरियाणा की, और हाथरस की लड़की दलित थी। लेकिन मध्य प्रदेश में हम बताते हैं आज वीडी शर्मा ब्राह्मण, उनकी पत्नी हायर एजुकेटेड, उनके ऊपर इन ट्रोलों ने इसी तरह हमला किया था। और मध्य प्रदेश के भाजपा अध्यक्ष आज भी वही हैं, वीडी शर्मा कुछ नहीं कर पाए थे। क्यों किया था? सबको मालूम है ये बात, या नहीं मालूम हो तो फिर बता देते हैं जी कि रात को श्रीमती वीडी शर्मा को एक दवा की जरूरत पड़ गई। वो खुद कॉलेज में प्रोफेसर हैं, दवा की जरूरत पड़ गई तो अपने ड्राइवर के साथ गाड़ी से निकली थी, एक दुकान खुली हुई थी केमिस्ट की, रात को वो वहां गई, उन्होंने दवाई का पर्चा दिया, दवाई ली। तो दवा जब ली तो उसने केमिस्ट ने बोला कि दीदी ये दवा थोड़ा सा इस तरह का असर करती है, थोड़ा ध्यान रखिएगा, इस तरह से इसको लीजिएगा। अच्छा लगा उन्हें, जाहिर है, तो उन्होंने आके ट्वीट कर दिया कि बड़ा अच्छा लगा, उसने बड़े केयरफुली बड़ा अपना वो दिखाया और इस तरह मुझसे कहा, बहुत अच्छा लगा। संयोग से वो दुकानदार मुसलमान थे। जैसे ही उन्होंने ट्वीट किया, भाजपा के बड़े बड़े नेता, हम कह रहे हैं, आप कहेंगे तो हम नाम भी बता देंगे, वो लोग ट्रोल करने लगे। भक्त लोग नहीं, सामान्य लोग नहीं, नेता इस बात के लिए ट्रोल करने लगे भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष की पत्नी को कि तुमने एक मुसलमान दुकानदार की प्रशंसा कैसे कर दी। और उन्होंने कुछ नहीं लिखा था, वो आज भी सेव है लोगों के पास, बाद में लोगों को डिलीट करना पड़ा, कुछ नहीं लिखा था। उन्होंने सिर्फ इतना लिखा था कि अच्छा लगा, किसी ने इतने केयरफुली बात करी, बताया कि दीदी थोड़ा ध्यान रखिएगा, दवा का जिस तरह के आफ्टर असर हो जाते हैं। और उसके बाद उन्हें ट्विटर तक छोड़ना पड़ा। तो हम फिर कह रहे हैं कि समाज में कोई नहीं बचेगा। अगर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष की, इतना बड़ा प्रदेश है मध्य प्रदेश, उसके अध्यक्ष की पत्नी को ट्रोल किया जा सकता है, और अगर वो अपना ट्विटर अकाउंट बंद नहीं करती, वो अपने ट्वीट को वापस नहीं लेती, तो उनके साथ क्या हो जाता? कोई वीडी शर्मा मदद नहीं कर सकते थे उनके, कोई भाजपा की सरकार मदद नहीं कर सकती थी उनकी, कोई मदद नहीं कर सकता था। इसी तरह समाज के हर वर्ग के साथ, जो सवर्ण हैं उनके साथ भी, जो दलित हैं उनके साथ भी, जो पिछड़े हैं, आदिवासी हैं, मुसलमान हैं, जो जहां ताकतवर है वो दूसरे कमजोर के साथ कर रहा है। यही नफरत की राजनीति होती है, यही विभाजन की राजनीति होती है। वो फिर ये नहीं देखता कि ये मुझे इसके साथ करना है, उसे जहां जो कमजोर लगता है, जिसे नुकसान पहुंचाना होता है और जिससे उसे फायदा होता है, ये देश को बहुत बुरी तरह बांट देंगे। और इसलिए आज की तारीख में इस बात की बहुत जरूरत है कि पूरा देश एक साथ खड़ा हो और इस बात की जिम्मेदारी और जवाबदेही तय करने की बात करे कि ये मामला 2 आदमियों को पकड़ने का या 4 आदमियों को पकड़ने का नहीं है, मुख्यमंत्री का तो बिल्कुल नहीं है। ये बहुत ही उच्च स्तरीय मामला है कि आपने 9 साल तक जो जहर फैलाया था, बोए पेड़ बबूल का तो आम कहां से हुई, आम की उम्मीद करना बिल्कुल बेकार है। इस टाइम देश में बहुत खतरनाक स्थिति है, ऐसे मोड़ पे ले आए हैं जहां से देश को बचाने की जिम्मेदारी हम सब की है। बिल्कुल, नफरत का जहर इतना ज्यादा फैला, में 2 लाइन ट्विटर पर लिख दी, तो वो जो लाइनें थी वो, चूंकि वो दवा दुकानदार जो था वो मुसलमान था, अब बस यहां से शुरू हो गई कहानी, नफरत की कहानी जो फैल चुकी है। लेकिन वही बात वहां मणिपुर में भी है। प्रशांत टंडन जी एक बहुत गंभीर बात की तरफ इशारा कर रहे थे, अभी शकील अख्तर जी। गंभीर बात यह कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब अमेरिका गए थे तब भी मणिपुर की घटना का जिक्र हुआ था, डेमोक्रेसी को लेकर के बात हुई थी, और सवाल भी एक पत्रकार ने पूछा था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, याद कीजिए। अभी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस गए तब भी मणिपुर का जिक्र आया, और वो भी यूरोपियन यूनियन संसद में, पार्लियामेंट में वो जिक्र आया क्या। और उसके बाद देखिए अमेरिका के यहाँ जो राजदूत हैं, एम्बेसडर हैं, उन्होंने अपनी तरफ से, अमेरिका की तरफ से ये बात कही कि हम आपकी मदद करना चाहते हैं मणिपुर को लेकर के। क्या आपको भी लगता है कि मणिपुर की इस घटना, जिसका वीडियो कल आया है और वहां के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि ऐसी 100 से ज्यादा घटनाएं हो चुकी हैं, इसका मतलब है कि विदेशों में इस बात का
जिक्र ऑलरेडी पहले हो चुका है, इस बात का इल्म ऑलरेडी पहले से है कि यहां क्या कुछ चल रहा है हिंदुस्तान में, ये माना जाए। राजीव जी, जितना मीडिया में आया मणिपुर के बारे में वो ही दिल दहला देने वाला था। और इस वीडियो के आने के पहले भी आप वो याद कीजिए कि जो मैंने इंटरव्यूज किए या जो मीडिया में खबरें आ रही हैं वो तो बयान कर रहे थे वो स्थितियां। देखिए, जो शकील जी कह रहे हैं वो बात 100% मैं कहता हूं कि सही इसलिए है कि मोदी साहब ने एक लिंच मॉब क्रिएट किया है। वो लिंच मॉब की पॉलिटिक्स करते हैं, वो लिंच मॉब को उकसाते हैं हर भाषण में, हर बयान में। और आज भी जब उन्होंने छत्तीसगढ़ और राजस्थान को साथ में जोड़कर बयान दिया, वो लिंच मॉब के लिए ही इशारा था। वो कोडेड ब्लैंक भाषा बोलते हैं, उनका जो लिंच मॉब है उसको समझता है। जब वो कहते हैं कपड़ों से पहचान लो, तो वो लिंच मॉब पहचानता है कि वो किसके लिए कह रहे हैं। और दुनिया ये देख रही है। क्यों अमेरिकन जो ह्यूमन राइट वॉच के लोग आकर मणिपुर में जाना चाहते, जिनको वीजा नहीं मिला, उन सब ने भी वो वीडियो देखे होंगे जो कल आए। वो जो लोग, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यूरोपियन यूनियन के जिन्होंने प्रस्ताव पारित किया और वोट किया, उन सब ने वो वीडियो देखे होंगे जो आए। और उन्होंने देखा होगा कि किस तरीके से मोदी सरकार, मोदी साहब फ्रांस में रहते हुए और फ्रांस के आने के पहले भी इस पे कुछ नहीं बोले, और किस तरीके की बयानबाजी यूरोपियन यूनियन की पार्लियामेंट के लिए की गई। क्यों ये पश्चिम के लोग या दुनिया, चाहे वो न्यूयॉर्क टाइम्स हो, वॉशिंगटन पोस्ट हो, बीबीसी हो, या यूरोपियन यूनियन की पार्लियामेंट हो, जर्मनी हो, इंग्लैंड हो, अमेरिका हो, क्यों बोल रहे हैं? वो किसी और देशों के आंतरिक मामलों में नहीं बोलते हैं। वो भारत के भी आंतरिक मामलों में आज तक नहीं बोलते थे। किसी को याद है? बता दें कि यूरोपियन यूनियन की पार्लियामेंट में भारत के आंतरिक मामले में कब आखिरी बार बोला था? केवल एक कश्मीर का मामला इंटरनेशनलाइज होता रहा, उसके अलावा भारत का कोई और मामला इंटरनेशनलाइज नहीं होता था। क्यों बोल रहे हैं? उनको मालूम है वो दूसरा हिटलर नहीं पैदा होना देना चाहते इस दुनिया में। उनको उसके कॉन्सिक्वेंसेस मालूम है, उसका खामियाजा मालूम है। और मोदी साहब यही कर रहे हैं। और शकील साहब तो बीजेपी के अध्यक्ष की बात कर रहे हैं, उनकी पत्नी की बात कर रहे हैं। इस लिंच मॉब का, मोदी साहब के लिंच मॉब का पहला शिकार तो आडवाणी जी हुए थे। याद कीजिए, आडवाणी जी के घर के सामने में धरने हो गए थे मोदी जी के समर्थकों के। तो ये देश बहुत ही एक अंधी गली में घुस चुका है और एक लिंच मॉब क्रिएट हो गया है। और मैं शकील साहब की बात से बिल्कुल सहमत हूं, कोई भी सुरक्षित नहीं है, कोई भी नहीं। बीजेपी का कोई समर्थक भी अगर आज चौराहे पे खड़ा होकर महंगाई के बारे में सवाल करेगा, वो लिंच मॉब उस समर्थक को भी पीटेगा। खुदा ना खास्ता कभी उनके घर वालों के साथ कुछ हो जाए और उनके साथ पुलिस जो है वो न्याय नहीं करे और वो आवाज उठाएंगे, तो उनके साथ भी लिंच मॉब वही व्यवहार करेगा जो बाकी लोगों के साथ करता है। ये एक खतरनाक चेन रिएक्शन इस देश में पैदा हो गया है और ये पहली बार दुनिया में नहीं हो रहा। ये लिंच मॉब और भी जगह बने हैं। दूसरी बात जो मैंने दोपहर में भी आपसे बातचीत में कही, देखिए, मैंने प्रधानमंत्री कार्यालय की रिपोर्टिंग की है। हमारे बीच में आईपीएस भी बैठे हुए रिटायर्ड, विजय शंकर जी, बाकी सब तजुर्बेकार लोग हैं। शकील साहब की लंबी पत्रकारिता है। प्रधानमंत्री को सुबह और शाम 2 बार रेगुलर इंटेलिजेंस ब्रीफिंग होती है और इस बात को मानना मेरे लिए संभव नहीं है, क्योंकि मैं सरकार के सिस्टम की रिपोर्टिंग कर चुका हूं कि इतनी बड़ी घटना जिसमें कि अब जो भुक्तभोगी महिला है, जो जीवित है,
वो ये कह रहे कि पुलिस की मौजूदगी में ये हुआ। इतनी बड़ी घटना इंटेलिजेंस ब्यूरो तक नहीं पहुंची और इंटेलिजेंस ब्यूरो ने प्रधानमंत्री के संज्ञान में नहीं लाया। अब आप सोचिए उस व्यक्ति के बारे में जिसको मालूम है कि ये हो रहा है मणिपुर में और ये हो चुका है और वो शांत है, और जब वो बोल रहा है तो वो छत्तीसगढ़ राजस्थान को क्लब करके बोल रहा है, उसको जोड़ के बोल रहा है। आप मंशा देखिए कि क्या है उनकी। इसलिए सुप्रीम कोर्ट को भी अब लग रहा है कि भाई इस पे आना चाहिए, बहुत हो गया। और भी जो प्रशासनिक स्टेक होल्डर्स हैं उनको भी बोलना चाहिए। आपकी नौकरी, आपकी सुरक्षा, आपकी तमाम सारी ट्रोल से डरने की वजह से इस देश को आप मुश्किल में डाल रहे हैं। सबको अगर अपनी आत्मा उनके अंदर बची हुई है, एक आईएएस आईपीएस को जो अपॉइंटमेंट लेटर मिलता है वो भारत के राष्ट्रपति का मिलता है। उस शपथ को, उस अपॉइंटमेंट लेटर को देखें ये आईएएस अधिकारी खोलकर कि वो क्या कर रहे हैं, किस तरीके का निजाम चला रहे हैं। प्रधानमंत्री अपनी कोई राजनीति कर सकते हैं, ये ब्यूरोक्रेट तो राजनीति ना करें। क्या ये ब्यूरोक्रेसी को नहीं मालूम था? क्या एजेंसियों को नहीं मालूम था? इतना टैक्स पेयर के पैसे से ये लोग जीते हैं जिसका कि ऑडिट भी नहीं होता है। इनको इतना बेतहाशा पैसा दिया जाता है जिसका ऑडिट भी नहीं होता। जनता के टैक्स के पैसे से ये लोग जो है काम करते हैं। कोई इक्विपमेंट, कोई एक्सेस की कोई कमी नहीं है, और उसके बाद देश को यहां पहुंचा दिया इन लोगों ने। और ये जो लिंच मॉब बन गया है राजीव जी, जिसकी तरफ इशारा कर रहे थे शकील साहब, ये लिंच मॉब किसी को नहीं छोड़ेगा। आप उत्तर भारत के लोग सोचते हो कि मणिपुर के लोग हमारे जैसे नहीं दिखते हैं, सुदूर राज्य है, यहां नहीं आएगा, यहां भी आएगा। ये लफंगे मोटरसाइकिलों में झंडा लगा के जब निकलते हैं तो ये किसी की मां बेटी को नहीं छोड़ेंगे, बहन बेटी को नहीं छोड़ेंगे। आप सड़क पर निकल के देख लीजिए कभी भी, बहुत स्थिति जो है चिंताजनक है। और उनको ये मैसेज आज मिला है उनके बॉस की तरफ से कि राजस्थान छत्तीसगढ़ भी बहुत चिंताजनक हालत है। और पार्लियामेंट की स्थिति यह है कि पार्लियामेंट के पीठासीन अधिकारी भी नेता प्रतिपक्ष को नहीं बोलने दे रहे। तो अगर देश की सर्वोच्च अदालत जो है पार्लियामेंट, वहां का भी ये हाल है तो देश तो मुश्किल स्थिति में है राजीव जी। बहुत सही कह रहे हैं आप। लिंच मॉब जो तैयार हो चुका है, आग अगर लगेगी तो उसके जद में तो आप आएंगे ही आएंगे, चाहे इधर लगे या उधर लगे, आजू में लगे या बाजू में लगे। लेकिन बात यही है कि इससे बचने की कोशिश करने की ज़रूरत है, और वो कैसे हो वो हम समझें। वरिष्ठ आईपीएस ऑफिसर हैं हमारे साथ जुड़े हुए विजय शंकर सिंह जी। आप तमाम घटनाक्रमों को लगातार देख रहे हैं, इस पर हम लोग पहले भी चर्चा कर चुके हैं। मणिपुर का मामला 4 तारीख को एक घटना घटती है, ज़रा आपसे समझना चाहता हूँ। 15 दिन बाद ये खबर पढ़ के जो सामने आई है उसी आधार पे मैं यहाँ रख रहा हूँ। 15 दिन बाद उस पर एफआईआर दर्ज होती है, और एफआईआर के बाद पहुँचते हैं देश के गृह मंत्री। ब्रीफिंग तो हुई होगी उनको भी पता होगा कि हाँ ऐसा ऐसा है। जो वहाँ के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि मुझे पता ही नहीं था, या ऐसी 100 से ज़्यादा घटनाएं हो चुकी हैं या होती रहती हैं, अगर कोई है, अरे ऐसी चीज़ें तो होती रहती हैं। अगर इस हिसाब से, इस अंदाज में कोई बात करे तो आप देश या आप प्रदेश चलाने के काबिल हैं? पहला सवाल तो ये कोई भी जनता पूछे। इस एक भी वोटर ऐसा नहीं होगा जो ये सवाल आपसे न करे। आपसे ज़रा समझना चाहता हूँ, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के भी बातें होती हैं। ऐसे में लॉ एंड ऑर्डर और पॉलिटिक्स, यानी कि जो सरकार है, जो पॉलिटिकल संसदीय उस पर प्रणाली से चुन के आई हुई सरकार है, उनके बीच तालमेल तो होता होगा ना। यहाँ क्या वो तालमेल की कमी दिखाई देती है, या यहाँ
गो अहेड वाली स्थिति दिखाई देती है आपको? जरा ये समझूं, क्योंकि आपसे बेहतर और कौन बताएगा। कई बार होता है कि चलो अभी होने दो जी, क्या वैसी स्थिति यहां दिखाई देती है या कुछ और दिखाई देता है? जी राजीव जी, सबसे पहले तो प्रशांत जी की बात, इन्होंने बहुत सही तरीके से पुलिस सिस्टम और इंटेलिजेंस सिस्टम की बात की, और इन्होंने जो भी बात कही है उसका मैं 100% समर्थन करता हूं। कुछ भी उन्होंने ऐसा नहीं कहा जो नियमतः होता नहीं है। दूसरी चीज, 3/4 मई की घटना लोग बता रहे हैं। उस रात एक घटना हुई और FIR 12 दिन बाद या 15 दिन बाद दर्ज हुई। घटना की इत्तला मिलना, सूचना मिलना एक बात है और FIR दर्ज होना दूसरी बात है। अमूमन होता क्या रहा होगा, जो मैं समझ सकता हूं कि इत्तला सबको हो गई हो। आज वीरेंद्र सिंह ने कह दिया कि ऐसी तो करीब सैकड़ों हमारे FIR कायम हुई है, ऐसी अनेक घटनाएं हुई हैं। इत्तला सबको रही होगी, इरादा ये रहा होगा कि इस स्थिति को थोड़ा सा दबाया जाए। उसका कारण दबाने का ये है कि एक तो वहां डबल इंजन की सरकार है, तो पहला इंजन दूसरे इंजन के खिलाफ कैसे कार्रवाई करेगा। दूसरे, अब अनुच्छेद 355 के अंतर्गत जब मणिपुर की कानून व्यवस्था की स्थिति गृह मंत्रालय के अधीन आ गई है, तो डबल इंजन के पास तो दूसरे इंजन के पास कुछ रहा नहीं, पहले इंजन के ही पास है। तो सर्वशक्तिमान अमित शाह जी से कौन कहेगा। रहा सवाल इंफॉर्मेशन पहुंचने की, तो इंटेलिजेंस ब्यूरो एक एक चीज की इंफॉर्मेशन डेली की डेली वो भेजता है, उसमें कहीं कोई रुकावट नहीं होती। वो सरकार के पक्ष ले या न पक्ष ले, भाजपा के पे सॉफ्ट कॉर्नर रखे या न रखे अलग बात है, लेकिन इंटेलिजेंस ब्यूरो इन सबकी रिपोर्ट देता है और आई चीफ का जो कंसर्निंग अफसर होता है उसको कंपाइल करके गृह मंत्रालय को रिपोर्ट देता है और पीएम को ब्रीफ किया जाता है। उसका काम ही यही है और वो अपना काम बिल्कुल करते हैं, इसमें कहीं कोई रुकावट नहीं है। जब कभी इसके क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट खोलेंगे, अभी तो सब गोपनीय है, लेकिन कभी जब क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट खोलेंगे, जब इसकी जांच होगी तो सारी चीजें स्पष्ट हो जाएंगी। दूसरी चीज, कुकी बनाम मैतेई का विवाद हाईकोर्ट के एक फैसले से शुरू हुआ है। हाईकोर्ट के फैसले के तत्काल बाद शुरू में ही क्यों नहीं ध्यान दे दिया गया। कानून व्यवस्था की एक तासीर ये होती है कि जी तत्काल दंगे भड़के, और अगर 12 घंटे के अंदर या 24 घंटे के अंदर दंगों पर कंट्रोल नहीं किया गया तो फिर वो दंगे फिर लंबे समय तक चलते हैं, चाहे वो कहीं के भी दंगे हो। क्योंकि मैतेई के अलावा उत्तर प्रदेश में काफी दंगे हम लोगों की नौकरी में होते, अब तो काफी कम हो गए हैं। मुरादाबाद का दंगा, मेरठ का दंगा, कानपुर का दंगा, इलाहाबाद का दंगा, फिरोजाबाद का दंगा, ये महीनों चले हैं। और अमूमन होता क्या रहा है कि शुरुआत हुई है और शुरुआत के दौरान अगर आपने इनको कंट्रोल कर लिया तो ठीक है, अन्यथा फिर ये कंट्रोल में नहीं आते। अब आते हैं प्रधानमंत्री की जानकारी पर। अमेरिका को खबर है, वहां के अखबारों में छप रहा है, वहां के लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, यहां सोशल मीडिया भरा पड़ा है मणिपुर की घटनाओं के बारे में, और 2.5 महीने बाद आज उनकी जुबान खुल रही है तो उसमें छत्तीसगढ़ और राजस्थान भी आ रहा है। ये 100% उनके लोगों को लीच माफ है। और मैं तो गैर भाजपा सरकार के जो मुख्यमंत्री महोदय होंगे उनसे मैं ये अनुरोध करूंगा आपके माध्यम से कि आप इस एंगल पर भी सतर्क रहें। कल के दिन मणिपुर की घटना को कम दिखाने के लिए ऐसी कोई भी घटना कहीं भी इनके लिंचुमा वाले करा सकते। इन्होंने भाजपा शासित मुख्यमंत्री का नाम क्यों नहीं लिया? उत्तर प्रदेश में हाथरस नहीं हुआ था क्या? मैं समझता हूं कि बड़ी घटना तो आसपास हुई नहीं। अच्छा, अब आते हैं कि इन्होंने मुख्यमंत्रियों के नाम तो लिए, गृह मंत्री का नाम क्यों नहीं लिया? अगर आज इस देश में सबसे ज्वलंत समस्या है कानून व्यवस्था की तो मणिपुर की है, और उसके लिए जिम्मेदार न वीरेंद्र सिंह है, कोई नहीं है। उसके लिए जिम्मेदार सीधे तौर पर गृह मंत्री हैं, और ऐसे मामलों में गृह मंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए। यदि इस्तीफा दें उनका मंत्रालय बदल दिया जाना चाहिए। लेकिन मैं जितनी आसानी से ये बात आपके सामने रख रहा हूं, इतनी आसानी से ये होने वाली चीज नहीं है, क्योंकि अमित शाह है, ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, और मोदी जी भी जानते हैं, और बीजेपी भी जानती है। अब रविशंकर जी कह रहे हैं कि कांग्रेस या विपक्षी दल आते हैं जिससे संसद में हंगामा हो। संसद का सत्र चलता ही इसलिए है कि उस अवधि तक के ज्वलंत मुद्दों पर चर्चा की जाए। संसद का सत्र तो कम से कम मोदी का निर्णय नहीं चलता है। इसी अडानी पर चर्चा हुई, उसे आपने निकलवा दिया, खड़गे साहब को बोलने नहीं दिया,
महुआ मोइत्रा जब खड़ी होते हैं बोलने के लिए तो उनका आप भाषण निकलवा देते हैं। तो आखिर संसद फिर किस लिए है? जब संसद में अडानी की बात नहीं होगी, पेगासस पे कह रहे हैं उन्होंने अपना मोबाइल नहीं दिया, जांच एजेंसी जाने दिया नहीं दिया मुझे नहीं पता, लेकिन सुबह साफ साफ कहा है कि पेगासस में सरकार ने जांच में सहयोग नहीं किया। और एक पीछे और कहकर मैं बात खत्म करूंगा, वो ये है कि मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी या जो थिंक टैंक है ये क्राइम अगेंस्ट वुमेन के मामले में बेहद संवेदनहीन है। आप कुलदीप सेंगर का मामला देख लीजिए, ये अंत समय तक बचाते रहे, जब सर के बल सीबीआई के लोग खड़े हो गए तब जाके सजा मिली। आप चिन्मयानंद का मामला देख लीजिए, ये मुकदमा वापस लेना चाहते हैं लेकिन कोर्ट ने ऐसे नियम बना दिए हैं कि अब वापस लेना मुश्किल है। आप राम रहीम को देख लीजिए, मुश्किल से 3 साल पहले या 4 साल पहले सजा मिली 20 साल की, और उनको 2-2 महीने 1-1 महीने की 7 बार पेरोल मिल चुकी है और आज फिर पेरोल पर आ गए। आप विभूषण शरण सिंह पर देख लीजिए, कह रहे हैं प्रधानमंत्री जी की गुनाहगार छोड़ा नहीं जाएगा। गुनाहगार तो आपके साथ संगोल के बगल में खड़ा था जो आप राजदंड लिए हुए थे, ऐसे राजदंड का क्या मतलब? तो मैं कहना है कि क्राइम अगेंस्ट वुमेन को लेके भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का नजरिया, मैं अपनी नौकरी के अनुभव से बता रहा हूं कि बेहद जो है परंपरावादी और बेहद जो है जिसे फैनेटिक भी कह सकते हैं या कुछ भी कह सकते हैं इस रूप में रहा है। आज ब्रजभूषण शरण जी के मामले में दिल्ली पुलिस ने जमानत का विरोध नहीं किया। अगर आप राजू मेरे मित्र हैं और पुलिस में हैं और मैं अगर किसी मामले में मुलजिम हूं, अदालत में हूं, तो आप मेरे मित्र होने के बावजूद भी अगर पुलिस अफसर मेरी जमानत का विरोध करेंगे, बाहर निकल के आप मेरे पक्ष में भले खड़े रहें अलग बात है, तो वो आपका प्रोफेशनल दायित्व है, लेकिन उन्होंने जमानत का विरोध नहीं किया। क्यों नहीं किया? अब बताइए, जमानत हो गई है, एक तो पहले इतना ढील देके पॉस्को हटवाया, अब जमानत हो गई है। तो मैं ये समझता हूं कि जिस तरह की घटना मणिपुर में हुई है, ये प्रशांत टंडन जी ने बिल्कुल साफ साफ कहा कि ये लिंच मॉब या लिंच गैंग इकट्ठा करने की बात है। और दूसरी, आपकी धारा शुरू से ही विभाजनकारी रही है, विचारधारा आपने हमेशा बंटवारे की बात की है, चाहे हिंदू मुस्लिम की बात की हो, चाहे सवर्ण दलित की बात की हो, चाहे क्रिश्चियन सिगरेट की बात की हो। अभी एक सज्जन मुझसे कह रहे थे कि वहां पर क्योंकि जो है ईसाई हैं, 90% जमीनें उनके पास है। 90% जमीनें इसलिए हैं कि वो आदिवासी बेल्ट में है। तो ये मैं तो आप इसका समाधान कीजिए, इसका समाधान किसी औरत को नंगा घुमाना तो नहीं है। तो मैं ये समझता हूं कि अब प्रधानमंत्री जी सिर्फ मणिपुर के मामले में पूरी दुनिया भर में बड़ी किरकिरी हो गई है, और शायद पहली बार हुआ होगा कि कोई प्रधानमंत्री भारत का विदेश जाए, ऑस्ट्रेलिया जाए, तो वहां उनके खिलाफ बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री दिखाई जाए, अमेरिका जाए तो व्हाइट हाउस के सामने इनके खिलाफ ट्रकें घूमे बैनर लगा के, फ्रांस जाए तो यूरोपियन यूनियन जो है इनके मामलों पर डिस्कशन करे। तो ऐसी स्थिति में आप समझ सकते हैं, जिसको ये डंका बजना कहते हैं, कि मूर्खता का डंका बजना कह सकता हूं। जी बिल्कुल, ये मूर्खता का डंका बज रहा है, लेकिन मणिपुर जल रहा है और यहाँ संसद के अंदर ये बात कही जा रही है, मगर संसद में इस पर चर्चा होगी कि नहीं होगी ये भी देखना होगा। आने वाला वक्त बताएगा कि इस पर चर्चा होती है या नहीं होती है। प्रधानमंत्री ने मणिपुर का मां तो बोला, लेकिन संसद के बाहर और उसके साथ साथ राजस्थान और छत्तीसगढ़ का नाम भी ले लिया। राजस्थान और छत्तीसगढ़ में चुनाव है, इसलिए अब जो बातें यहाँ हो रही हैं, विजय शंकर सिंह जी कह रहे थे, उनसे पहले प्रशांत टंडन जी कह रहे थे, लिंच मॉब तैयार, और धीरे से इशारा कि अगर कोई मणिपुर की बात करे तो आप सवाल दागो राजस्थान पर, आप सवाल दागो छत्तीसगढ़ पर, आप सवाल दागो पश्चिम बंगाल पर। पश्चिम बंगाल की मुखिया ममता बनर्जी ने भी इस पर अपनी बात रखी है और उन्होंने सीधा सवाल दागा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कि आप गलत बयानी कर रहे हैं। थोड़ी देर पहले वो भी अपनी बात रख रही थी। लेकिन क्या आप डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी, डॉक्टर दीपक पाचपोर जी, आपके पास आता हूं। दीपक पाचपोर जी, क्या आपको लगता है कि ये, और कल से हम देख भी रहे हैं कि सोशल मीडिया पर अब 2 ग्रुप बन गया है, एक लड़ाई सोशल मीडिया पर चल रही है दीपक जी, जिसमें अगर आप मणिपुर की बात कीजिए तो सामने वाले, अब आज तो दिन भर बहुत ज्यादा, वो भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस बात के बाद से,
चल रहा है कि राजस्थान में क्या हुआ, राजस्थान की चीजें निकाल के लाई जा रही हैं। लड़ाई मतलब एक जगह की आग को बुझाने की जगह आप दूसरे घर में भी आग लगाने की कोशिश कर रहे हैं, यही माना जाए। ऐसे में ये देश कहां जा रहा है, कैसे शांत हो, क्या किया जाए, ये एक सवाल तो उठता है एक नागरिक होने के नाते। दीपक जी। राज्यों में आग लगाने में कोताही नहीं करेंगे। क्या आवाज नहीं आ रही मेरी? आ रही। हाँ, जो भारतीय जनता पार्टी अपने राज्य में आग लगाने से पीछे नहीं हटेगी, उसे दूसरे दलों के द्वारा शासित प्रदेशों में आग लगाने की उत्सुकता क्यों नहीं होगी? ये जो है कुल जमा, ये एक पुराना ट्रेंड है जो पिछले 8-9 सालों से हम देख रहे हैं। आप जब भी कोई बात कीजिए तो आज से 40 साल पहले, 50 साल पहले, 60 साल पहले की बातें निकालने लग गए हैं। मैं छत्तीसगढ़ में बैठा हूं, मुझे पता है कि यहाँ पर कांग्रेस की सबसे मजबूत सरकार है, सबसे मजबूत। और अगर भारतीय जनता पार्टी को सबसे तगड़ी चुनौती कोई दे रहा है, कांग्रेस का कहीं भी राज्य दे रहा है तो छत्तीसगढ़ दे रहा है, चाहे वो अपने प्रोग्राम्स के जरिए हो, चाहे वो अपनी नीतियों के जरिए हो, या फिर वो संख्या बल पर हो। 71-72 सीटें जो है 90 की इस विधानसभा में कांग्रेस के पास है। और निश्चित रूप से मणिपुर का जो ये मामला है उसको मेरिट बेसिस पर वहीं का वहीं डील करने के बजाय कांग्रेस व भारतीय जनता पार्टी की पॉलिसी यही होगी कि इस आग को किस तरीके से दूसरे राज्यों तक पहुंचा दिया जाए ताकि वहां भी आग लगे और हो सके तो उसका फायदा जो है आने वाले चुनाव में लिया जा सके। ये जो आप बोलते हो कि सोशल मीडिया पे 2 ग्रुप बने, ये बिल्कुल सही बात है। ये जो उनकी जो एक आर्मी है, जो छुपी हुई आर्मी है, वो यही काम करती आ रही है पिछले 8-9 सालों में। आप किसी भी बात को कीजिए, आप जब आपातकाल की बात होगी आप कहेंगे कि मोदी सरकार जो है वो निरंकुश है, उसको तुरंत याद दिलाएंगे कि कैसे 75 में इंदिरा गांधी ने आपातकाल लगा दिया था। आप दुनिया के कोई भी विषय पर जाइए, कंपैरिजन पेश करेंगे और वो कंपैरिजन जो होगा या तो पिछले सरकारों का होगा या ऐसे राज्यों का होगा जहां पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है। तो ये उनका पुराना जो है ये खेल है। लेकिन इसमें अगर बाकी सब चीजों के ऊपर हम काफी कुछ डिस्कस कर चुके हैं, मुझे ऐसा ये लग रहा है कि ये न केवल स्थानीय प्रशासन, मणिपुर की सरकार, वहां के चीफ मिनिस्टर या प्रधानमंत्री, ये इनमें कौन जिम्मेदार है कौन नहीं है ये सब तो हम जान रहे हैं और उसको पिन पॉइंट भी किया जा सकता है कि किसकी जिम्मेदारी है। लेकिन असली बात यह है कि मनुष्य के रूप में और समाज के रूप में आज हम सब जो है, ये पूरा देश जो है वो नाकाम हो चुका है। ये हम लोगों के लिए बहुत ही शर्म की बात है और मुझे लगता है कि मनुष्य के नाते हर किसी के लिए शर्मनाक होने का दिन है, बहुत ही काला अध्याय है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर हमारे कुछ पुराने महापुरुष आज जीवित होते तो मुझे लगता है कि अगर गौतम बुद्ध होते तो शायद वो अपना मेडिटेशन, ध्यान छोड़कर वो सबसे पहले मणिपुर जाते, वहां पे लोगों को सीने से लगाते। महावीर होते तो शायद अपने वो मंत्रोच्चार छोड़कर, साधना को छोड़कर वो वहां जाते। गांधी होते तो नोआखाली की तरफ वो वहां चले जाते। शायद नेहरू होते तो प्रशासन का डंडा चलाते, अभी तक उसको जो है प्रशासन को, वहां की सरकार को बर्खास्त कर चुके होते। शास्त्री जी होते तो शायद 100 बार इस्तीफा दे चुके होते। लेकिन इस सरकार के पास कुल जमा संवेदनहीन है और उसे यह पता है कि अगर मुझे सरकार चलानी है, आने वाले समय में भी अपनी सत्ता बचाए रखनी है, तो सबसे अच्छा उसका तरीका यह है कि जनता को भी अपने जैसा ही बना दो, उसे वैसा ही संवेदनहीन बना दो, उसे वैसा ही निष्ठुर बना दो, वैसा ही उसे दलित, अल्पसंख्यक, महिलाओं के खिलाफ खड़ा कर दो। इसलिए आप देखिए कि मोदी को लेके वही लोग विरोध कर रहे हैं जो पहले से मोदी के विरोधी थे। मुझे नहीं लगता कि किसी भी समर्थक की आंख से एक आंसू भी टपका होगा मणिपुर के इस भयानक घटना को लेकर। एक और बात छोटी सी बताऊंगा जिसको हम कह रहे हैं कि ये आग जो है किसी को भी नहीं बख्शेगी। ये बहुत हाल की घटना बता रहा हूं, 11 जुलाई की बात है, हरिद्वार की बात है। उस दौरान मैं भी हाईवे पे ही चल रहा था अपनी हिमाचल प्रदेश यात्रा के दौरान। एक प्रताप सिंह कहकर जा रहे थे रात को और वो हरिद्वार के पास एक ढाबे में रुके। उन्होंने खाना मंगाया और वो कार के अंदर ही खा रहे थे क्योंकि बहुत सारे कांवड़िए जो है वो वहां पर जो है काफी भीड़ भाड़ थी। तो उन्होंने कहा मैं अंदर बैठ के खाना खा लेता हूं। उनके साथ एक दिन के गेस्ट भी थे। दुर्भाग्य से उनकी कार से कोई कांवड़ जो है वो टकरा गया। राजू जी, उनके साथ मारपीट की गई, उसको पलटा दिया गया और वो चिल्लाते रह गए कि भाई मैं भारतीय जनता पार्टी का ही व्यक्ति हूं और मैं आरएसएस का सदस्य हूं। लेकिन लोगों ने नहीं सुनी। ये इतना बड़ा सबक है। जब आल्ट न्यूज ने इसकी तहकीकात की, प्रताप सिंह से बात की, तो उन्होंने बताया कि मेरी बात को भीड़ भाड़ वाले जो लोग थे, कांवड़िए जो थे,
मेरी बात को मानने से वो इनकार कर रहे थे और उन्हें लगा कि मैं मुस्लिम ही हूं और बाकायदे उनकी कार को पलटा दिया गया। ये रजिस्टर्ड केस है 11 जुलाई का। अब अगर लोगों की आंख इसके बाद भी नहीं खुलती तो आप जान लीजिए कि हम बारूद के किस ढेर पर बैठे हैं, बल्कि हम अपने ही घर में आग लगाए बैठे हैं और उसका छप्पर जो है हमारे ही ऊपर गिरेगा। कुछ दिनों पहले जिस बुलडोजर की बड़ी तारीफ हो रही थी, उसी बुलडोजर ने एक भारतीय जनता पार्टी के राज में दीक्षित मां बेटी को जलाकर खाक कर दिया अंदर बैठे बैठे। तो ये आग तो फैल रही है, लेकिन सोचने वाली बात है कि यह आग बुझाने में वाकई किसी की दिलचस्पी है। तो मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है उसकी इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है, बल्कि अगर ये आग और भड़कती है तो उन्हें आने वाले समय में, आने वाले चुनावों में अपनी जीत नजर आ रही उस आग के पीछे। ये सबसे दुर्भाग्यजनक बात है। और जहां तक उसके वीडियो को वायरल करने से रोका गया है, आपको पता है कि पुराने समय में राजा के पास बुरी खबर लेकर जो भी जाता था उसकी गर्दन उड़ा दी जाती थी। किल द मैसेंजर, मैसेज मत पढ़िए, आप मैसेंजर को ही उड़ा दीजिए। ये लगभग वैसे ही मामला है। लेकिन मोदी जी ये नहीं जानते कि आप भारत में चाहे इन वीडियो को, ट्वीटर्स को, इससे रिलेटेड जो चीजें हैं उसको आप रोक लगा सकते हैं भारत के अंदर, लेकिन विदेश का क्या करेंगे? ये टेक्नोलॉजी तो बाहर की आई हुई टेक्नोलॉजी है और उनके पास तो आपसे पहले एक्सेस है, ये सारी चीजें बाहर जा चुकी है। ये बात जो है एक भारत के नागरिक के रूप में हम सब के लिए शर्मनाक तो बात है ही, देश के लिए भी है। अब मुझे नहीं लगता कि मोदी जी को इस बात का बहुत फर्क पड़ता है कि देश की इज्जत हो रही है या बेइज्जती हो रही है, क्योंकि लोगों के लिए उनका अपना जो ऑडियंस है, उनके जो सदस्य है, उनके जो समर्थक है, उन्हें देश की इज्जत से मतलब नहीं है। उनके लिए तो मोदी जी का डंका बजना चाहिए और वो डंका चाहे जिस तरीके से बजे उसी में खुश है। ये सबसे ज्यादा दुर्भाग्यजनक बात है और मुझे लगता है कि हम सबको, सारे नागरिकों को सोचना पड़ेगा कि उन्हें आगे आने वाले समय में कैसा समाज चाहिए। ये बड़ी बात है। सरकार कैसी चाहिए इसमें मेरी दिलचस्पी नहीं है, सरकारें आएंगी चली जाएंगी, लेकिन अगर ऐसा समाज बन गया उस समाज में किसी भी का भी निरापद रहना मुश्किल है। कोई भी महिला घर से बाहर नहीं निकल सकेगी। ये बहुत आने वाले समय का ये सिनेरियो है राजीव जी, इसकी मुझे आशंका है। जी बिल्कुल बिल्कुल। इस बीच राहुल गांधी ने ट्वीट किया है इसी मसले पर और सीधा सीधा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सवाल किया है। प्राइम मिनिस्टर, द इश्यू इज नॉट दैट इट्स अ शेम फॉर द कंट्री, द इश्यू इज द immense pain and trauma inflicted on the women of Manipur. Stop the violence immediately. कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी, मुद्दा ये नहीं है कि ये देश के लिए शर्म की बात है, मुद्दा है कि मणिपुर की महिलाओं को हुए अथाह दर्द और आघात का। हिंसा तुरंत बंद करो, स्टॉप द वायलेंस इमीडिएटली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सीधा सीधा, यानी कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सीधा हमला राहुल गांधी ने इस ट्वीट के जरिए किया है। और सोशल मीडिया पर हम आप सब देख रहे हैं, जैसे अभी बता भी रहे थे डॉक्टर दीपक पाचपोर जी, कि यहां दो ग्रुप बन गया है और एक जो मॉब, लिंच मॉब जिसके बारे में कह रहे थे अभी प्रशांत टंडन जी, ये लिंच मॉब ट्विटर और सोशल मीडिया पर भी दिखाई दे रहा है। लेकिन उसी ट्विटर पर स्टॉप द वायलेंस कह रहे हैं, हिंसा बंद करिए प्रधानमंत्री जी, हिंसा बंद करवाइए प्रधानमंत्री जी। अमलेंदु उपाध्याय जी, यहां पर कांग्रेस सीधा हमला करते हुए क्या कहेंगे? राजीव जी, कांग्रेस का हमला अपनी जगह ठीक है, कांग्रेस को हमला करना भी चाहिए, क्योंकि कांग्रेस एक जिम्मेदार विपक्षी दल है और कल को सरकार में आ सकती है, तो इस सरकार की नाकामियों पर सवाल उठाना उसका कर्तव्य है, उसका अधिकार। दोनों चीजें हैं, तो अपने अधिकार और कर्तव्य दोनों का पालन कर रही है। लेकिन जो चिंता का विषय राजीव जी, वो उससे ज्यादा प्रधानमंत्री का भाषण है आज का। अब वो मीडिया से बात कर रहे हैं कि भाषण है, तो प्रधानमंत्री जाने क्या है। क्या है, आपको ये प्रतिध्वनि नहीं मिलती है प्रधानमंत्री के शब्दों से कि राजस्थान और छत्तीसगढ़ को भी मणिपुर बनाना है? क्या इस तरीके का कोई संदेश निकलता है क्या? यही बात तो अभी विजय शंकर सिंह जी कह रहे थे, बिल्कुल सेम बात कह रहे थे कि राजस्थान और मणिपुर को यहाँ कम से कम अभी सतर्क रहने की जरूरत है वहां के मुख्यमंत्रियों को। जी बिल्कुल, इसीलिए मैं भी यही कह रहा हूं कि बहुत ज्यादा सतर्क रहने की आवश्यकता है, क्योंकि प्रधानमंत्री कुछ कहते हैं तो उसका असर होता है। प्रधानमंत्री मतलब फालतू कुछ नहीं बोलते हैं, दुनिया कुछ भी कहती है, हमारे प्रधानमंत्री का एक एक शब्द जो है वो हीरे से भी ज्यादा कीमती है। जो भी कुछ बोलते हैं उसके पीछे कुछ ना कुछ मकसद होता है, कुछ ना कुछ अर्थ होते हैं, कुछ ना कुछ संदेश होता है। तो उनके लोगों ने संदेश जो मुझे लगता है वो ग्रहण कर लिया है, तो इसलिए अब छत्तीसगढ़ और राजस्थान दोनों चूंकि
चुनाव वाले राज्य हैं, तो उनको बहुत ज्यादा सतर्क रहने की आवश्यकता है। और छत्तीसगढ़ में इस तरह की कुछ घटनाएं हुई हैं, अभी थोड़ी देर पहले बजरंग दल के कुछ लोगों की कुछ घटनाएं सुनने में आई थी। दीपक पाचपोटी अच्छे तरीके से बताएंगे, चूंकि हमने तो यही बैठ करके पढ़ा है जो सब मीडिया में आया, किस तरीके से वहां बजरंग दल के लोगों ने उत्पात मचाया। हालांकि उनको ठीक किया गया बाद में, लेकिन वो जो ठीक किया गया वो और ज्यादा ठीक करने की आवश्यकता है। दूसरी बात राजीव जी, जो महत्वपूर्ण बात और है, प्रधानमंत्री कह रहे हैं, सबसे बड़ी बात यह है कि आखिर ऐसा क्यों है कि जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं, वहां वहां इस तरीके की घटनाएं क्यों होती हैं, वहां वहां सांप्रदायिक हमले क्यों होते हैं? दंगे तो होते ही नहीं भारतीय जनता पार्टी के शासन में। अगर कोई कहे कि दंगे होते, दंगे नहीं होते, और ये सीना ठोक के कहते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग कि दंगे नहीं होते, तो वहां दंगे नहीं होते हैं, वहां इसी तरीके के हमले हुआ करते हैं। तो ये क्यों हुआ करते हैं आखिर इस तरीके के हमले भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों में ही क्यों होते हैं? सवाल जो मुझे लगता है किस बात का है। और दूसरा जो एक और बड़ा प्रश्न है राजीव जी, वो ये है कि अगर माननीय सुप्रीम कोर्ट की आज टिप्पणी अगर नहीं आई होती, तो क्या प्रधानमंत्री इस तरीके से बोलते? आज ये वीडियो आने के बाद, वीडियो तो कल ही आया है, प्रधानमंत्री अगर बोलते तो कल भी बोल सकते थे। रात को 8 बजे अवतरित होते हैं, अवतरित होकर के उपदेश दे सकते थे। जो उपदेश आज दे रहे थे वो कल रात को 8 बजे भी दे सकते थे, राष्ट्रगान संदेश देकर के। राष्ट्र को नहीं देते, मणिपुर को ही संदेश दे देते, ये हो सकता था। लेकिन आज जब वो बोले हैं तो मुझे लगता है कि वो सुप्रीम कोर्ट की जो सख्त टिप्पणी आई उसके बाद प्रधानमंत्री बोलने के लिए मजबूर हुए। हालांकि बधाई के पात्र है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 77 दिनों के बाद जो है मणिपुर का मां बोले हैं, वो टेढ़ा बिच्चा बोले हैं, वो अलग बात है, क्योंकि उनका उच्चारण जो है वो हिंदी का ठीक नहीं है, तो इसलिए मणिपुर का वो मां जो ठीक से नहीं बोले हैं, वो जिस तरीके से बोले उस तरीके से बोले। और जो राजीव जी महत्वपूर्ण बात है, मुझे लगता है कि उस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। जो तुरंत जहां कुछ घटनाएं होती हैं, वहां जो तुरंत इंटरनेट बंद किए जाते हैं, उस इंटरनेट बंद करने के पीछे कारण जो है वो अब समझ में आ रहा है कि उसके पीछे इस तरीके की वारदातों को रोकना नहीं, बल्कि इस तरीके की जो वारदात हो रही है उनकी सूचनाएं दुनिया के पास ना पहुंचे और देश के बाकी हिस्सों में ना पहुंचे, ये बन गया है। तो अब जहां भी जिस तरीके से इंटरनेट तुरंत बंद किया जाता है, तो वहां की घटनाएं जो है वो सामने दुनिया के ना आने पाए, उस पर जो सबसे पहले प्रयास किया जाता है। और मणिपुर की ये घटना जो है बताया जा रहा है कि 4 मई की है, तब की घटना है वो। आज इतना दिन हो गया, लगभग 70 दिन से ऊपर हो गया, अब जाकर के वो चीज खुली है, तो ट्विटर के माध्यम से खुली है, तो इसीलिए ट्विटर पे भी लोग आपको बुला पहुंच जाते हैं। और जो ट्रोल आर्मी है राजीव जी, आडवाणी जी से सच चलिए तो मोदी जी का झगड़ा था भी प्रधानमंत्री बनने का, वो पीएम इन वेटिंग थे और मोदी जी पीएम बनना चाहते थे, मतलब वो तो लाल किला अपना सजवा चुके थे छत्तीसगढ़ में नकली वाला। लेकिन ये भाई लोग तो सुषमा स्वराज की भी ट्रोलिंग कर चुके हैं। मतलब बीडी शर्मा की पत्नी तो चलिए बहुत मामूली चीज है, पत्नी है वहां के अध्यक्ष की, सुषमा स्वराज विदेश मंत्री थी, विदेश मंत्री रहते हुए उनकी ट्रोलिंग हुई। तो ये छोड़ेंगे किसी को नहीं। भारतीय जनता पार्टी के लोग भी अगर ये सोचते हो कि जो ज़ॉम्बी जो तैयार किए गए हैं ये किसी को छोड़ देंगे, तो ये छोड़ने वाले किसी को नहीं है। तो बहरहाल राजीव जी, आने वाले दिन जो है बहुत अच्छे नहीं है और देश जो है वो बहुत ही ज्यादा सुरक्षित हाथों में। बिल्कुल बिल्कुल। आना चाहता हूं प्रोफेसर अखिल स्वामी जी, अब जरा रैपिड राउंड शुरू किया जाए, जल्दी जल्दी इस कार्यक्रम को खत्म करने की तरफ बढ़ें। और बहुत महत्वपूर्ण, क्योंकि चर्चा, गंभीर चर्चा हम लोग कर रहे हैं और इस गंभीर चर्चा में सबसे बड़ी बात मणिपुर को लेकर के, जब मणिपुर की बात आती है तो सामने अब देखिए दो पक्ष, राजस्थान और छत्तीसगढ़ का गुणगान करने लगे हैं, गुणगान न कहें तो यहां गान करने लगे हैं कह सकते हैं। और यहां जो गीत गाया जा रहा है उस गीत में साफ और सीधा दिखाई दे रहा है कि कहीं ना कहीं सियासत है, चुनाव है, जिस पर हम चर्चा पहले भी कर चुके हैं। क्या आप यही देखेंगे? कहा जा रहा है कि जिसका घर शीशे का हो दूसरे के घर पे पत्थर नहीं मारते। क्या तो मणिपुर के बारे में बात करना छोड़ दें? स्वामी जी। देखिए राजीव जी, जो मैं सबसे ज्यादा डर रहा हूं और मुझे जो सबसे डरावना दृश्य जिससे मैं भयभीत हूं वो ये है, जिसकी लाठी उसकी भैंस की कहावत आज चरितार्थ हो रही है हिंदुस्तान में। जहां जो सबल है वो कमजोर को मारेगा। और मैं ये समझ रहा हूं इसकी परिणति कहीं ऐसी ना हो, जिससे मैं बहुत ज्यादा भयभीत हूं, क्योंकि मेरे बच्चे विदेश में रहते हैं और जीवन यापन करते हैं, और मेरे देश के 5 करोड़ हिंदू विश्व के दूसरे भागों में जहां मुसलमान और क्रिश्चियन मेजॉरिटी में हैं, मैं भयभीत हूं। क्योंकि अभी तक जब मैं विदेश जाता था तो मेरी इज्जत होती थी कि मैं गांधी और नेहरू का देश का रहने वाला हूं, जहां पे सभी धर्म और जाति संप्रदाय को एक समान समझा जाता है। अब जो ये सूचना उनको मिल रही है, अगर इसकी न्यूटन का 3rd लॉ लागू हो गया, जितना फोर्स लगाएंगे उतना ही फोर्स वापस आएगा, तो मैं इस बात से चिंतित हूं, इस बात से परेशान हूं।
अगर ये जिसकी लाठी उसकी भैंस चलेगी तो मेरे बच्चे, मेरे रिश्तेदार, मेरे जो वहां पे हिंदुस्तान के लोग वहां रिपेट्रिएशन का पैसा भेजते हैं और बिलियन ऑफ डॉलर्स वहां से आते हैं और पूरे विश्व उनका सम्मान करता है, ये सम्मान 9 साल के अंदर इतना धूमिल कर दिया गया है। अगर वहां प्रतिक्रिया हुई तो देश इतना संसार होगा, 50 साल तक उससे उबर नहीं पाएगा। राजीव जी, मणिपुर की बात न करें इसलिए क्योंकि राजस्थान में भी ऐसी घटना हुई हैं और ऐसी घटनाएं छत्तीसगढ़ में भी। छत्तीसगढ़ में मुझे ध्यान नहीं आता, लेकिन फिर भी इसलिए मणिपुर की बात ना करें। प्रेम कुमार जी, अनम्यूट कर लीजिए। जी जी राजीव जी, देखिए, मणिपुर की बात न करें ये तो बात नहीं की जा रही थी। जब तक कि राहुल गांधी वहां गए नहीं, मणिपुर पर चर्चा हुई ही नहीं। देश ने जाना ही नहीं कि मणिपुर में हो क्या रहा है। जब राहुल गांधी वहां गए, वहां शिविरों में गए, लोगों के आंसू पोंछने का काम किया, उनका दुख दर्द जाना, तब देश को पता चला कि वहां कुछ हुआ है। अब ये जो वीडियो वायरल हुआ, ये वीडियो वायरल होने से एक ऐसी स्थिति बनी कि प्रधानमंत्री जी ने कहा कि देश की इज्जत जा रही है। अब समझिए कि आमतौर पर बलात्कार जैसी घटनाओं पर हम लोग उन घटनाओं को छिपाने के आदी है हमारा समाज, क्योंकि परिवार की इज्जत चली जाती है। और यहां भी उसको उसी रूप में देखा गया है, क्योंकि देश की इज्जत तो तब भी जा रही थी, अगर इज्जत की बात है, जब महिला पहलवान इन ऐसे ही सवालों पर धरना दे रही थी, प्रदर्शन कर रही थी, उन पर पुलिस जुल्म कर रही थी और जो गुनहगार है उसको बचाया जा रहा था। देश की इज्जत तो तब भी जा रही थी। लेकिन आज प्रधानमंत्री जी को अपनी जिम्मेदारी ऑन करने के बजाय, सरकारों की विफलता बताने के बजाय, उनको देश की इज्जत, वो इज्जत से जोड़ रहे थे। ये इज्जत का मामला नहीं है। राहुल गांधी का ट्वीट मैंने अभी ढंग से नहीं देखा, लेकिन शायद इसी और उनका इशारा है। ये सिर्फ इज्जत का सवाल भी नहीं है, ये सवाल रेस्पॉन्सिबिलिटी लेने का है, घटना को रोकने का है। आप अपनी विफलता को छिपा रहे हैं, आप घटना को रोकिए। देखिए, प्राइम मिनिस्टर, द इशू इज नॉट that it is a shame for the country. The issue is the immense pain and trauma inflicted on the women in Manipur. ये stop the violence immediately, यही मैसेज है, stop the violence immediately। ये अगर आप नहीं करते प्रधानमंत्री जी, तब तो हम लोग और कुछ नहीं कर सकते। अब तो गांधीगिरी करना होगा। नरेंद्र मोदी जी की जगह जगह पर तस्वीरें रखेंगे, हम लोग फूल माला चढ़ाएंगे कि आपने बहुत अच्छा किया। मणिपुर में ऐसी घटनाएं जो हो रही हैं, इसके लिए आपका बहुत सम्मान होना चाहिए। आपको भारत रत्न भी देने की हम पैरेलल सूडो भारत रत्न भी देंगे कि आपने देश में ऐसी स्थिति बनाई है कि मणिपुर में महिलाओं की प्रतिष्ठा हो रही है। इस तरीके से ही अब विरोध हो सकता है, क्योंकि विरोध को तो वो हंस करके टाल रहे हैं, मजाक बना रहे हैं। पूरी उनकी ट्रोल टीम है, पूरा टेलीविजन चैनल कह रहा है कि प्रधानमंत्री जी ने तो बोल दिया, कह दिया कि सख्त सजा दी जाएगी, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। बस हो गई बात खत्म हो गई, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। हमारी इस चर्चा में आया है कि हर बार बख्शा जाता है, जेल से भी रिहा कर दिया जाता है। जो जिसको जेल जाना चाहिए उसको बाहर में सम्मानित किया जाता है। इसलिए इन बातों की कोई अहमियत नहीं है। वन लाइनर है मैसेज जो राहुल गांधी ने दिया है, स्टॉप द वायलेंस। जी बिल्कुल, हिंसा बंद करो, हिंसा तुरंत बंद कीजिए, स्टॉप द वायलेंस इमीडिएटली। राहुल गांधी का ट्वीट अभी आप लोग देख रहे थे थोड़ी देर पहले। और मणिपुर की जो घटना है वो शर्मनाक है, उसकी जितनी निंदा की जाए वो कम है। लेकिन सवाल यहां यह है कि राजस्थान और छत्तीसगढ़ का नाम लेकर के क्या बताने की कोशिश हो रही है। क्या राजस्थान मणिपुर की तरह अशांत है? क्या राजस्थान जल रहा है? क्या छत्तीसगढ़ जल रहा है? क्या वेस्ट बंगाल जल रहा है? आप बताइए तो सही, क्या ये सारे राज्य जल रहे हैं? प्रशांत टंडन जी, जो बात राजीव जी राहुल गांधी ने अपने ट्वीट में कही है, आखिरी लाइन, स्टॉप द वायलेंस इमीडिएटली, भारत के प्रधानमंत्री ने यह बात नहीं कही है।
भारत के प्रधानमंत्री देश भर के नेता हैं। वो अपने आप को तमाम सर्वे से और सबसे ये बार बार कहलवाते भी हैं कि वो दुनिया के सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री हैं। अगर आप लोकप्रिय हैं वास्तव में, तो आपने मणिपुर में दुनिया भर की बातें की हैं। राजस्थान, छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्रियों को निर्देश की नहीं और बख्शा नहीं जाएगा, लेकिन एक शब्द आपने ये नहीं कहा मणिपुर के लोगों से कि हिंसा को त्यागिए, हिंसा को छोड़िए। ये शब्द प्रधानमंत्री के मुंह से नहीं आया। क्यों नहीं आया? उसी वजह से नहीं आया क्योंकि उनका जो मैसेज होता है वो अपने लोगों को होता है। प्रधानमंत्री एक कोडेड भाषा में अपने समर्थकों से बात करते हैं। उनका मैसेज छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के लिए था, राजस्थान के लिए। मध्य प्रदेश में तो उन्हीं की सरकार है। लेकिन सब दूसरी बात राहुल जी, राजीव जी, ये है कि अभी परसों बेंगलुरु में सारे विपक्षी दल एक आए और बैठक हुई, प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। नाम उसका बन गया इंडिया। अब विपक्षी जो दल हैं, जिनकी 11 जगह सरकारें भी हैं, जिसमें तमाम सारे मास लीडर्स हैं, ममता बनर्जी से लेकर स्टालिन और उद्धव ठाकरे, शरद पवार, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, नीतीश कुमार, लालू प्रसाद यादव, अरविंद केजरीवाल, इस गठबंधन में अब इस गठबंधन को कम से कम मणिपुर को लेकर एक्टिव हो जाना चाहिए। अपने कार्यकर्ताओं को, अपने जो सोशल मीडिया के विंग्स हैं इनके, और जमीनी कार्यकर्ताओं को, नेताओं को, ये अब सचेत हो जाना चाहिए। देखिए 2024 का इलेक्शन 2024 में नहीं लड़ा जाएगा। 2024 का इलेक्शन कल सुबह से लड़ा जाएगा, आज अभी इसी वक्त से लड़ा जाएगा। तो अब इस गठबंधन को की मशीन को काम करना शुरू कर देना चाहिए कि तुरंत। और इसकी स्ट्रेंथ है, बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है, 11 जगह सरकारें हैं, तमाम नेता हैं इनके पास। तो और उसका बड़ा भारी एक छात्र विंग है, यूथ विंग है, ट्रेड यूनियंस हैं, वामपंथी पार्टियां वहां पे हैं। येचूरी और डी राजा दोनों बैठे हुए थे। बहुत सारी इनके पास ट्रेड यूनियंस हैं, किसान यूनियन है। अब इस देश के विपक्ष को कमर कस लेनी चाहिए कि यहीं से कल सुबह से मणिपुर को लेकर एक अभियान छेड़ना चाहिए, क्योंकि प्रधानमंत्री ने जिस तरीके की भाषा का इस्तेमाल किया है वो अलार्म बेल है और उसको समझना चाहिए। राजीव जी। बिल्कुल। डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी के पास आना चाहता हूं। प्रकाश जी, क्या ये अलार्म बेल जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भाषा है और उधर राहुल गांधी का ट्वीट, किस रूप में इसको देखा जाए? क्या अब पूरी की पूरी, शायद प्रकाश जी हैं, नहीं है शायद, लेकिन इधर शकील अख्तर जी आपके पास आता हूं। क्या शकील अख्तर जी, राहुल गांधी का ये ट्वीट क्या कुछ कहता है? प्रधानमंत्री की भाषा, प्रधानमंत्री का जो बयान था संसद के सामने, भवन के सामने, अभी सुबह सुबह आप वहीं से आ रहे हैं। बिल्कुल, देखिए राहुल गांधी ने बहुत साफ शब्दों में कहा है कि ये देश की बेइज्जती का सवाल नहीं है। ये सवाल इस बात का है कि महिलाओं के साथ जो कुछ हुआ है वो नहीं होना चाहिए था और हिंसा को, वायलेंस को तुरंत रोका जाना चाहिए। प्रधानमंत्री ने इसके बारे में एक शब्द भी नहीं कहा। और राहुल गांधी जब वहां गए थे मणिपुर, तो याद कीजिए कि राहुल गांधी यही कह के आए थे, शांति की अपील, आपस में मेलजोल की बात, प्रेम की बात। देखिए एक बात हमें नहीं भूलना चाहिए कि प्रधानमंत्री मोदी जो हैं 2014 में सत्ता में किस वादे के साथ आए थे। उनका वादा था, उनका नारा था कि नहीं होगा अब महिलाओं पर वार, अब की बार मोदी सरकार। और उससे पहले एक बहुत भयानक कांड हुआ था, निर्भया कांड। लेकिन आप देखिए कि उस निर्भया कांड के समय में जो उस वक्त की सरकार थी, मनमोहन सिंह सरकार, दिल्ली में सरकार थी शीला दीक्षित सरकार, उन लोगों ने पीड़िता का और पीड़िता के परिवार का साथ दिया था। और उसके बाद 2014 के बाद आज तक
जितने भी कांड हुए हैं, जितने भी ऐसी खराब घटनाएं हुई हैं, उनमें सरकार और सत्तारूढ़ पार्टी लगातार आरोपियों का साथ देती हुई दिख रही है। अभी एसपी साहब ने बताया कि जो सेंगर वाला कांड था, चिन्मयानंद वाला कांड था, कठुआ का आपने बताया, हाथरस का हम सबने देखा, लखीमपुर का देखा, हर कांड में सरकार जो है किसके साथ खड़ी दिखाई देती है। और अभी भी जो आज रविशंकर खा रहा है, दोनों दोषी हैं। रविशंकर तो यही उस्ताद मीडिया है, रविशंकर उस घटना को जस्टिफाई कर रहे हैं, ये कह कि आज क्यों। तो ये जो सरकार थी, ये आई थी महिलाओं को सुरक्षा का वादा देके, बेटी बचाओ। और हम जिस बात की चर्चा कर रहे थे कि निर्भया कांड की, तो उस वक्त कांग्रेस की सरकार जो सत्तारूढ़ थी, उसने भी पीड़िता के साथ खड़ी हुई थी, सिंगापुर पहुंचाया था। और राहुल गांधी ने निर्भया के भाई को चुपचाप पढ़ाई कराई, उसको पायलट बनाया और कभी बोला नहीं। खुद भाई ने ही बताया कि ऐसा ऐसा हुआ था। तो ये एक बहुत बड़ा फर्क है जिसे हम लोगों को समझना चाहिए। दूसरी बात कि आज जो मणिपुर में हो रहा है, ऐसा ही कभी पंजाब में भी हुआ था, आसाम में भी हुआ था। और पंजाब में अगर इंदिरा गांधी वही करती जो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मणिपुर के साथ कर रहे हैं, खामोश बैठे हैं, तो आज पंजाब कहां होता। आसाम में राजीव गांधी ने दोनों जगह कार्ड जो है कांग्रेस ने करवाए थे, और इंदिरा गांधी और राजीव गांधी दोनों ने जान दी थी। प्रधानमंत्री ऐसे होते हैं, देश की शांति और सुरक्षा के लिए अपनी जान की परवाह नहीं करते। प्रधानमंत्री ये कह के नहीं आते कि अपने मुख्यमंत्री से कह देना मैं सुरक्षित जा रहा हूं। पंजाब में याद होगा। बिल्कुल। और आज की जो स्थिति है उसमें एक लास्ट बात और कहना हम चाहेंगे कि सेना जैसा प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन, आपने उसकी अथॉरिटी को भी खत्म कर दिया। जुडिशरी को करा, मीडिया को करा, ब्यूरोक्रेसी को करा। सेना के हाथ से लोग छुड़ा के ले जाते हैं लोगों को, और सेना कुछ नहीं करती। और याद करिए गुजरात में भी ठीक यही हुआ था, पेड़ डाल दिए गए थे काट के। सेना को पहले तो देर से पहुंचाया, और जब सेना जा रही थी तो उसका रास्ता रोका गया। और यही मणिपुर में हो रहा है। ठीक, सेना की अथॉरिटी कम करना बहुत नुकसान पहुंचाएगा। हिंदुस्तान की सेना वो सेना है जो प्रथम विश्व युद्ध से लेकर आज तक हमेशा नाम कमाती रही है, चाहे शांति सेना के तौर पे कहीं गई हो, चाहे किसी युद्ध के मोर्चे पे गई हो। उस भारतीय सेना के साथ आप जो ये खिलवाड़ कर रहे हैं, ये बहुत महंगा पड़ेगा। हम एक बात बिल्कुल साफ साफ कहना चाहते हैं कि आखिरी इंस्टीट्यूशन बचा था ये, इसको हम लोग होली काऊ की तरह सम्मान देते थे। एक बार जुडिशरी के ऊपर भी हम लोग बात कर लेते थे, लेकिन हिंदुस्तान के लोगों ने, मीडिया ने, कश्मीर में हम खुद रहे 10 साल, हमने देखा है कश्मीर के लोग दूसरी सुरक्षा बलों के मुकाबले में सेना की कितनी इज्जत करते थे। और सेना ने हमेशा निष्पक्षता से और प्रोफेशनलिज्म के साथ काम किया है। उस सेना को अगर आप पार्टी बना देंगे, उस सेना की अथॉरिटी को कम कर देंगे कि उससे हाथ से लोग छीन के ले जाएं, अपराधी तत्व, गुंडा तत्व, एक समुदाय के लोग, और सेना से कह दिया जाए कि तुम चुप रहो, ये सेना के साथ अच्छी बात नहीं है। भारतीय सेना जो है दुनिया भर में बहुत इज्जत के साथ देखी जाती है, उसकी इज्जत को कम न कराइए। सेना का काम भी वोट बैंक की तरह हो गया है। आप देख ही रहे हैं, खासकर पैरामिलिट्री फोर्सेस वहाँ लगा दी जाती हैं जहाँ चुनाव होते हैं, और उसके बाद क्या कुछ होता है। केंद्र की सरकार के अधीन सेना, खैर उस पर ज़्यादा नहीं, बात मणिपुर की कर रहे हैं। और डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी, जल्दी से आपके पास, और उसके बाद क्लोजिंग कमेंट के लिए आऊँगा विजय शंकर सिंह जी आपके पास। प्रकाश जी, क्या छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश या राजस्थान जहां चुनाव हैं, वहां के हालात भी मणिपुर जैसे ही हैं? क्योंकि आप मध्य प्रदेश में हैं और बगल में छत्तीसगढ़ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज छत्तीसगढ़ और राजस्थान का नाम लिया है। राजस्थान को लेकर के बहुत बवाल मचा हुआ है, लोग राजस्थान पे बातें कर रहे हैं, लेकिन क्या राजस्थान की घटना, जो भी घटना हुई, और मणिपुर की घटना, दोनों में फर्क नहीं है? ये बात तो प्रधानमंत्री जी को सोचनी चाहिए। अभी मैं देख रहा हूं कि ट्विटर पर एक ट्रेंड चल रहा है, नरेंद्र मोदी इस्तीफा दो, और 1,46,000 लोग उस ट्वीट को, हैशटैग को सपोर्ट कर चुके थे। और 5 मिनट के भीतर मैं देखता हूं कि वो हैशटैग ट्विटर से गायब है। इसका मतलब है कि ट्विटर पर कितने दबाव होंगे आप अंदाज लगा सकते हैं। एक और ट्वीट जो जवाब एक कूट भाषा में मोदी जी अपने साथियों से कुछ न कुछ कहते हैं, तो एक ट्वीट में पढ़ रहा हूं, वीर सावरकर की तस्वीर के साथ वो ट्वीट है, उसमें लिखा गया है, मणिपुर की घटना ने साबित किया कि कांग्रेस टूल किट चलाने के लिए कुछ भी कर सकती है,
3 महीने पहले हुए एक भयानक हादसे को अब तक छुपाए रखा ताकि पार्लियामेंट के मानसून सेशन से प्रकट कर सकें। आपको उन लड़कियों को न्याय देने प्रकाश जी का वीडियो डिस्कनेक्ट, मतलब प्रकाश जी शायद डिस्कनेक्ट हो गए हैं, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण बात कर रहे थे। आते हैं, दोबारा जोड़ लेंगे। लेकिन सिंह साहब, आपके पास आना चाहता हूं। ये बहुत शानदार बात अभी कह रहे थे कि प्रधानमंत्री इस्तीफा दो ट्रेंड कर रहा था, मैं भी देख रहा था। 1,49,000 ट्वीट्स हो चुके थे हैशटैग के साथ में, और जब वो बात रख रहे थे तो अभी मैं भी देख रहा हूं कि ये गायब हो चुका है, ये दिखाई नहीं दे रहा, ऊपर तो नहीं है, जबकि नंबर 1 पे होना चाहिए था। क्योंकि 1 लाख मतलब 1.5 लाख अगर हैशटैग हो और ये गायब हो जाए तो दबाव है सोशल मीडिया पर। और इसी सोशल मीडिया पर राजस्थान ट्रेंड करे, छत्तीसगढ़ ट्रेंड करे, मणिपुर भी ट्रेंड करे, लेकिन मणिपुर को की बात अगर हम और आप करें तो हम लोग गालियां सुने। आखिर चल क्या रहा है देश में, सिंह साहब? निश्चित रूप से सोशल मीडिया तो दबाव में है ही है। फेसबुक पर मैं हूँ और ट्विटर पर भी हूँ। फेसबुक पर हम देखते हैं हमारे बहुत से मित्रों को केवल भाजपा के खिलाफ बोलने पर ही उनकी रीच कम कर दी गई है, उन्हें रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया है। ये कोई नई बात नहीं है। आप याद करिए, प्रधानमंत्री जब पहली अपने फर्स्ट टर्म में जब अमेरिका गए तो फेसबुक के चीफ से मिल के आए। कोई नहीं मिलने जाता फेसबुक के चीफ से या किसी और चीफ से, लेकिन ये मिल के आए। इस बार ये ट्विटर के चीफ से मिल के आए, क्यों मिल के आ रहे हैं? जाहिर एजेंडा वहां पर, हमें उस पर नहीं बात करनी, हमें उस पर ये बात करनी है। बिल्कुल इनकी इस बात को गंभीरता से लेना है कि छत्तीसगढ़ और राजस्थान ये दोनों ही इस साल चुनाव में जाने वाले राज्य हैं। ऐसी जगहों पर ये कोई ना कोई ऐसी घटना कराने की कोशिश करेंगे, वो घटना विशेषकर हिंदू मुस्लिम घटना होगी, वो घटना सांप्रदायिक दृष्टिकोण से होगी। इसके लिए इन दोनों ही राज्यों के मुख्यमंत्रियों को अपना सुरक्षा तंत्र मजबूत करके मजबूती के साथ ऐसी घटना को न होने देने की कोशिश करनी चाहिए। मुझे लगता है पुलिस में होने के कारण थोड़ा संदेह करना हमारी आदत में शुमार है। हो सकता है मैं गलत हूं, लेकिन जो मुझे संदेह है मैं आप सामने रख रहा हूं। जी बिल्कुल बिल्कुल, जो संदेह है वो सामने। हाँ, दीपक जी कुछ कहना चाह रहे हैं? जी, मैं एक और घटना की याद दिलाना चाहता हूँ। मतलब ये केवल ऐसा नहीं कि जो निर्भया कांड हुआ कांग्रेस के दौरान हुआ, और जिस तरीके से कांग्रेस ने उसे मामले को न्याय के दरवाजे तक पहुंचाया। मैं 1999 की एक घटना की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूँ। उड़ीसा के क्योंझर में जो ग्राहम स्टेन्स केस जो हुआ था, उस समय वाजपेयी की सरकार थी, और बाकायदे दारा सिंह को जो है 3-4 सालों के अंदर अंदर उस पर बाकायदे निर्णय हुआ और 20 साल की सजा जो है दारा सिंह को दी गई थी। तो तब तक भी लोग सत्ता को मतलब लिहाज था कि हम सरकार चला रहे हैं और हमें इस तरीके से जो है लोगों को प्रोटेक्ट करना चाहिए, उनको न्याय देना चाहिए। ये तब तक भी थोड़ी बहुत भावना बची थी। तो ग्राहम स्टेन्स का जो केस है वो तो भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री जो थे उस समय की बात है। ये केवल मैं आप लोगों के ध्यान में लाना चाहता हूँ, ये भी एक एज ए रेफरेंस के रूप में। जी राजीव जी। प्रकाश जी, आपकी बात, अपनी बात पूरी कीजिए। आपका वीडियो डाउन हो गया था। जी, अब से पहले ट्विटर पर एक ट्रेंड चल रहा था, नरेंद्र मोदी इस्तीफा दो, और वो ट्रेंड, वो पूरा ट्विटर हैशटैग कुछ मिनट में ही गायब हो गया, जबकि 1,47,000 लोग उसे सपोर्ट कर चुके थे। तो मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी जो ट्विटर के प्रभाव से मिले वो चीज रही है। जी, माफी चाहूंगा, आपकी आवाज नहीं आ रही है, वीडियो डाउन हो रहा है, कोई बात नहीं। लेकिन नरेंद्र मोदी इस्तीफा दो, वो बीच बीच में गायब हो जाता है। मैं अभी देख रहा था प्रकाश जी, वो अभी 1,49,000 ट्वीट्स के साथ हैशटैग के साथ में ये चल रहा है। कभी उसको रिफ्रेश करता हूं तो गायब हो जाता है, कभी आ जाता है। लेकिन ये बहुत, जी मेरी आवाज लौट आई है। एक और संदेश जी, बहुत डाउन है आवाज, कोई बात नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया, काफी कोशिश हमने की, और इस चर्चा को भी अब समाप्त करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट चर्चा जिसमें मणिपुर जल रहा है, मणिपुर में शांति बहाल हो, मणिपुर अशांत है,
मणिपुर को लेकर के जितनी बातें हैं उनमें से कुछ बातें तो सदन के अंदर, संसद का जो अभी मानसून सत्र चल रहा है उस सत्र में बात होनी चाहिए। प्रधानमंत्री जी को कम से कम सदन के अंदर ताकि वहां बात जो है वो आधिकारिक तौर पर रखी जाए और उस पर चर्चा हो। यही बात आज सोनिया गांधी ने भी कही है। और उसके बाद जो कुछ हो रहा है उस पर आखिर में राहुल गांधी ने ट्वीट करके कहा है कि वो जो वायलेंस है, वहां जो हिंसा हो रही है, वो तुरंत रोका जाना चाहिए उस हिंसा को। प्रधानमंत्री जी इस पर ध्यान दीजिए। डायरेक्ट उन्होंने प्रधानमंत्री पर के लिए ये ट्वीट किया है। तो एक तरफ कांग्रेस पार्टी, लेकिन कांग्रेस पार्टी के ऊपर यह आरोप लगाया जा रहा है कि जैसे ही सदन की कार्यवाही शुरू होती है कुछ न कुछ लेकर चले आते हैं और पूरा का पूरा सत्र जो है वो धुल जाता है। मानसून सत्र में बारिश होगी, कितने सारे मुद्दे धुलेंगे और कितने सारे मुद्दे इसी शोरगुल में पास हो जाएंगे, कितने बिल पास हो जाएंगे। 31 बिल जो है वो अभी सामने है, टेबल पर रखा जाना है, आप सब जानते हैं। उन सब पर चर्चा हम करेंगे। लेकिन कल का दिन प्रकाश हिंदुस्तानी जी, डॉक्टर दीपक पाचपोर जी, विजय शंकर सिंह जी, अमलेंदु उपाध्याय जी, हमारे साथ जुड़े थे प्रोफेसर अखिल स्वामी जी, प्रेम कुमार जी, और इधर स्टूडियो में हमारे साथ जुड़े हैं शकील अख्तर जी। आप सबको बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए। और